राजीव गांधी जी की हत्याकांड से पहले वीपी सिंह साहब को मारने की भी कोशिश की गई थी। वही दर्शाता है कि कैसे एलटीटी काम करता है। राजीव गांधी जी की हत्या से पहले किस्मत ने बहुत सारे संकेत दिए थे, वो बच सकते थे। I am young and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, in the service of mankind. प्लेन खराब हो गया। ऐसा करीब 7 चीज हुआ है इंसिडेंट्स इन दिस होल जर्नी जहां उनको ये बोला गया कि आपके जाने की कोई जरूरत है नहीं। राजीव गांधी हत्याकांड में जिस विलेन का नाम आया उसका नाम था शिवराज सन, मास्टरमाइंड, वन आइड जैक। शिवराज हमेशा एक बहुत बड़ा एनिग्मा, एक घोस्ट, एक मिस्ट्री, क्या है, कौन है, किसी को कुछ नहीं मालूम। बहुत बड़ा विलन था। हर बार यही सुनने को मिलता था कि इसने कैसे किया किसी को नहीं पता। ये लोगों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह करता था। प्रभाकरण ने 1990 में इंडियन गवर्नमेंट को दुश्मन मान लिया था। वो टेररिस्ट था, फ्रीडम फाइटर, बिकॉज वो अपने कॉज के लिए लड़ रहा था जरूर, लेकिन विलेन तो थे ही, टेररिस्ट से इसमें कोई डाउट ही नहीं है। राजीव गांधी हत्याकांड में कितनी थ्योरीज आई। रॉ को छोड़कर सब लोग का मोरलेस यही मानना था कि ये काम एलटीटी का ही हो। इंडियन आर्मी का श्रीलंका जाना। देयर आर कपल ऑफ थ्योरीज है इसमें। एक तो हमने एलटीटी को अंडर एस्टिमेट किया था। हरि बाबू जिनके कैमरे से इस पूरी रिपोर्ट का खुलासा हुआ, वो नजदीक क्यों खड़े थे? उसको नहीं मालूम था कि राजीव गांधी को मारा जाएगा। हरि बाबू जैसे लोगों को हायर किया गया था पैसे देकर, मेंबर बना के, कि तुम भी कुछ अच्छा करोगे, देखो तुम अपने ही लोगों के लिए काम कर रहे हो। सबसे शॉकिंग क्या था इसमें? शॉकिंग मेरे लिए है कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की कुछ लापरवाहियां। 4 बजे फोन आया ना इंडियन हाई कमीशन में, इज राजीव गांधी अलाइव। 4 बजे फोन आया, रात को 10:20 पे मारा। 6 hours 20 minutes गैप था बीच में ना। उसका कोई फॉलो अप हुआ था? नहीं फॉलो अप हुआ था। राजीव गांधी जी को जिंदा बचाया जा सकता था? बचाया जा सकता था, मैं ना भी नहीं बोल सकता। प्रियंका गांधी की नलिनी से मुलाकात, अपने पिता के कातिल को माफ कर देना, मुलाकात करने जाना, दिस मस्ट बी पॉलिटिकल मूव्स। लेकिन एक किस्मत कनेक्शन इसमें और आता है कि राजीव जी के बर्थडे के दिन ही ये सारे लोग मारे गए थे। एब्सोल्युटली ट्रू। हो सकता है इसे डिवाइन जस्टिस। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो लोगों को झकझोरती हैं, कुछ घटनाएं समाज को झकझोरती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरे मुल्क या दुनिया को झकझोर देती हैं। 21 मई साल 1991 में एक ऐसी घटना तमिलनाडु में हुई थी जिसने राजीव गांधी को छीन लिया था। जो लोग उस दौर में हैं वो जानते हैं कि उस घटना ने भारत पर क्या छाप छोड़ी थी। आज भी उसको लेकर कई तरह की थ्योरीज, कई तरह की बातें होती हैं, लेकिन आज उस सच से हम पर्दा हटाने की कोशिश करेंगे, उस घटना के कुछ अनसुने पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और उनसे समझेंगे जिसने उस घटना को कवर किया था। हाल फिलहाल में किताब आई 90 डेज, इस किताब का नाम है, जो किताब भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी को लेकर सोनी पर एक वेब सीरीज भी आई है, द हंट। उस वेब सीरीज को अगर आपने देखा है तो कुछ पहलू आपको पता लगे होंगे, लेकिन फिर भी बहुत सारी कहानी ऐसी है जो किताबों में रह जाती है, बहुत सारी कहानी ऐसी जो तब भी सुनाई नहीं जाती है या दिखाई नहीं जाती है। लेकिन आज वो सारे किस्से कहानी हम सुनेंगे अनिरुद्ध मित्रा जी से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। बड़ी बात सर हमारे लिए भी, क्योंकि इस घटना को आपने जिस तरह से कवर किया और जिस तरह से इस घटना को दुनिया के सामने अब वेब सीरीज के माध्यम से रखा गया, लोग देख रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। आपकी किताब जो है वो भी नंबर 1 है। लेकिन मैं शुरुआत में सबसे पहला सवाल तो ये पूछना चाहता हूं, जो मैंने अपने इंटरव्यू में भी कहा, कि इस देश से एक ऐसा नेता छीन लिया गया जो दूरदर्शी था। कभी आपने आकलन किया कि राजीव गांधी जिंदा होते तो देश कैसा होता? उनके सपने वो जरूर पूरे करते, क्योंकि वो जैसे ही प्रधानमंत्री बने थे उन्होंने 21st सेंचुरी की बात की थी और उन्होंने एक टीम बनाया था अपना, और उसी हिसाब से वो चल रहे थे। तो उनका सपना तो पूरा नहीं हुआ, उनको अगर छीन लिया गया। इस देश पर क्या असर पड़ा था उस घटना का? देश पर बहुत बड़ा असर पड़ा था, क्योंकि एक दूसरे किसी देश से एक टेररिस्ट ग्रुप आते हैं और आके इतनी बड़ी घटना के एक अंजाम देते हैं। एक भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट कर देते हैं, और जिसके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था, कुछ नहीं मालूम था, इंटेलिजेंस भी इतना कुछ नहीं था। असर तो बहुत बड़ा था, और शायद वो असर इतना ज़्यादा फील हुआ लोगों में या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ में कि उन्होंने भी ये सोचा कि इस जो घटना हुआ है वो तो हो गया, इसका जवाब हम देंगे। और वो ही कहानी बोला गया है 90 डेज में।
कि उन्होंने कैसे जवाब दिया इतनी बड़ी घटना की। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। उसके बाद एक घटना यह होती है 1991 में, 21 मई 1991। इन दोनों घटनाओं में आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ी घटना देश के लिए कौन सी थी जिसने देश को हिलाकर रख दिया? ये कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक ही पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से दोनों लीडर्स थे, माँ बेटे थे, उनकी अपनी आइडियोलॉजी से वो बहुत साल इस देश को उन्होंने चलाया, तो असर तो सबके ऊपर हुआ था, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और जहाँ तक राजीव गांधी का जिस तरह उनको असैसिनेट किया गया, मुझे लगता है वो असर इसलिए ज़्यादा था क्योंकि उस पे पूरे असैसिनेशन को जिस तरह एग्जीक्यूट किया एक ग्रुप ऑफ टेररिस्ट बाहर से आके, दैट डेफिनेटली शुक द नेशन। क्योंकि उसके बाद जितना कुछ पता चल रहा था, मिसेस गांधी की हत्या के टाइम पे समथिंग वाज फ्रॉम विद इन, पंजाब वाज इन टर्मोइल, लेकिन राजीव गांधी का ऐसा नहीं था। बाहर के किसी देश में कुछ लोग चाहते हैं, वो विलेन बाहर से थे, उनके साथ हमारा क्या लेना देना था। वो हो सकता है हमारे कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे थे, बट उन्होंने आके एक इतना बड़ा क्राइम जो इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा क्राइम है, उन्होंने वो क्राइम किया हमारे देश में आके किया। तो कम से कम मैं उधर एज ए जर्नलिस्ट और एज एन इंडियन सिटीज़न, वो एक बहुत बड़ा धक्का था कि अचानक आप सुबह अखबार खोल के देखते हैं कि राजीव गांधी इज़ डेड, उनको असैसिनेट कर दिया, और वो भी क्या बाहर के किसी कोई आके जहाँ से ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजीव गांधी का जो असैसिनेशन था, दैट लेफ्ट अ मेजर इम्पैक्ट, अगर कंपेयर करना हो तो। हालांकि बहुत मुश्किल है ये कंपेयर करना। 21 मई को आप क्या कर रहे थे जिस दिन घटना हुई थी? कुछ 10 बजे के आसपास से लेके पंडारा रोड में जो मोस्टली गवर्नमेंट सीनियर ब्यूरोक्रेट्स का ऑफिस क्वार्टर्स है, तो अमित वर्मा मेरा बहुत निजी दोस्त था, क्लोज। आई वॉज अ क्राइम रिपोर्टर मोस्टली, वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ था। तो अमोद कंटनवाल, वी आर ऑल वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑल्सो। तो मैं और अमित हम लोग दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे। उसका फ़ोन आया इतने में ऑफिस से, जल्दी चलो। उसका कुछ उस दिन आई थिंक हिज कार हैड गॉन टू द गराज, तो मेरे पास एक काइनेटिक होंडा स्कूटर था। बोला अनिल मेरे को छोड़ देगा क्या? तो मैंने बोला चल कहाँ जाना है? बोले यहीं पास में है। उस रात को उसने मुझे कुछ नहीं बोला। आई रीच्ड होम लेट। उस दिन रात को उसके घर मेरा खाना खाना था। आई हैड टू हैव डिनर विथ हिम। बट जो कुछ भी हुआ, मैं घर गया, आई हैड डिनर, स्लेप्ट, और सुबह उठ के देखा न्यूज़पेपर में ये बात है। एंड आई रिमेंबर इमीडिएटली नेक्स्ट जो मेरा अमित से बात हुआ, उसने मेरे को उसी वक्त कुछ 10:30-11 बजे की बात है, बोल दिया था ये एलटीटी क्या होगा और कोई नहीं। राजीव गांधी हत्याकांड में कितनी थ्योरीज आई थी? क्योंकि जब मैंने वेब सीरीज देखी तो उसमें बड़ी थ्योरीज आ रही थी। लेफ्ट वालों ने करवाया, विपक्ष ने करवाया, कांग्रेस ने करवाया, कौन था, किसने मरवा दिया, क्यों मरवा दिया, क्योंकि इलेक्शन भी चल रहे थे। बड़ी थ्योरीज थी उस टाइम। कैसे कैसे र्यूमर्स थे? देखिए, शुरू में तो सब लोग एक ही सवाल ये होता है, कौन क्या होगा ये? क्या इसमें पंजाब का कोई हाथ है, पंजाब टेररिस्ट का हाथ है? लेकिन मोरलेस जहाँ तक एनफोर्समेंट एजेंसीज की बात है, जो शो के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं, रॉ को छोड़कर, जिनका हालांकि ये जुरिस्डिक्शन है कि इंडियाज एक्सटर्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग, उनको छोड़ के बाकी, चाहे वो सीबीआई हो, आईबी हो, सीबीआई के कुछ ऑफिसर, जैसे मैंने अमित वर्मा की नाम लिया, अमित वर्मा वॉज द एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द डायरेक्टर राजा विजयकरण, उन सब लोग का मोरलेस यही मानना था कि ये काम एलटीटी का ही होगा, क्योंकि इतना बड़ा, जिसका किसी का कोई भनक नहीं था, इतना बड़ा एक ऑपरेशन को, असैसिनेशन को आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके लिए आपको वो एक सपोर्ट बेस चाहिए जो आपने तैयार किया होगा, और इसके अपने लोगों को मालूम था, और वो काम करके आप 3-4 घंटे के अंदर अपने देश में वापस चले जाएंगे। रॉ को क्यों नहीं लगा कि एलटीटी ने किया होगा ये? रॉ को, उसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज थे। Sometimes agencies don't admit it immediately, you know, they also want to be absolutely sure. They had their own sources. So therefore, it was possible that the raw chief was either trying to gather more intelligence before saying it in front of the Prime Minister. But I would say people at agencies at large, सब लोग का ये था कि LTT का ही काम होगा,
और ऑलमोस्ट पहला दिन से ही 22 को एक FIR दर्ज हुआ था तमिलनाडु पुलिस का, वो केस CBI को हैंडओवर कर दिया गया था। हैदराबाद से कार्तिकेयन जो है वो बाय इवनिंग पहुंच गए थे मद्रास। he told the Prime Minister, I want to pick up select my own team. एंड वहाँ से जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ उसमें थ्योरी ज़रूर था, बट समहाउ सभी लोग मोरलेस कन्विंस थे कि गोइंग बाय द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस या पॉसिबिलिटीज़ जो है वो LTT की और लोगों की अटेंशन को ड्रॉ कर रहा है। राजीव गांधी हत्याकांड में जिस विलेन का नाम आया उसका नाम था शिवराज सन। मास्टरमाइंड वन आइड जैक। उसको साउथ के लोग या तमिल के जो लोग थे वो तारिक कन्नन, उसका कुछ 21 एलियासेस था एज पर रिकॉर्ड्स अवेलेबल। वो एक बहुत बड़ा विलन था और उसके इतने एलियासेस थे। बचपन से उसका कहानी इतना इंटरेस्टिंग है। मुझे किताब तो मैंने लिखा और उसके लिए अलग से रिसर्च करना पड़ा। एक वो समय था जब मैं रिपोर्ट आता है इंडिया टुडे में, इस केस को करीब 2 साल तक कवर किया। उसके बाद किताब के लिए दोबारा रिसर्च किया और पढ़ाई की। तो शिवरासन हमेशा एक बहुत बड़ा एनिग्मा, एक घोस्ट, एक मिस्ट्री, क्या है, कौन है, किसी को कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब मैंने शो देखा ना, मुझे सबसे मज़ा आया शिवरासन को देखकर, क्योंकि हमने किसी ने उसको देखा ही नहीं ना। CBI ने किसी ने, हमें शिवरासन के बारे में क्या मालूम है कि कुछ अक्यूज्ड है जिसने शिवरासन के साथ काम किया, वो पकड़े गए, उनके इंट्रोगेशन से हमें पता चला वो ये करते थे, वो करते थे, इस तरह बात करते थे, इतने सिगरेट पीते थे दिन में, बस इतना ही। लेकिन नागेश कोकुनूर हु इज़ अ वेरी गुड फिल्म मेकर, लेकिन नागेश कोकुनूर ने एक इतना अच्छा शिवरासन क्रिएट किया जो विच इज़ आई फाउंड इट रिमार्केबल। शिवरासन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि शिवरासन को जिस तरह से आपने डिफाइन किया और जिस तरह फिल्म में दिखाया गया है, विलेन है सबसे बड़ा, एब्सोल्युटली, लेकिन उसके बाद क्रिमिनल, ह्यूज टेररिस्ट, अनडाउटेडली। हाँ, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बताएं, हम थोड़ा उसकी दर्शकों को पता लगे कि एक इंसान कैसे एक देश के प्रधानमंत्री को। पिताजी इंग्लिश के टीचर थे स्कूल में एंड माँ जो है शी वॉज अ सोशल वर्कर। तो ये बचपन से ही कुछ ये जो वेरियस तमिल ग्रुप्स जिनका श्रीलंका के साथ इश्यूज था कि हम लोग अलग हो जाना चाहते हैं, श्रीलंकन तमिल्स फ्रॉम सिन्हलास, राइट। तो उसके पिताजी का भी ही वॉज आई वुड से टेम्परमेंटली उसको सपोर्ट करते थे, इस कॉज को, इसका ये सब वो बचपन से सुना था, सीखा था। बट उसके अंदर एक वायलेंट स्ट्रीक था। फॉर एग्जाम्पल वो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते वो भी इंग्लिश लेके पढ़ाई करता था। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, ही वॉज अ ड्रॉप आउट। फिर वो लोकल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नौकरी करना शुरू किया और उसको ये काम मिला कि LTT के लिए फंड इकट्ठा करो। तो वो एकदम से जो बोलते हैं ना वसूली करने लगा था और उसमें वो इतना इन्वॉल्व हो जाता था कि अपने ही एक कज़न को उसने ऑलमोस्ट जान से मार दिया था। तो अचानक पता चला कि फलाने का लड़का जो है वो एक गुंडा जैसा बन गया है। तो ये LTT है, क्या है, गुंडा है। लेकिन ही ड्रू द अटेंशन ऑफ सीनियर्स इन LTT। प्रभाकरन फर्स्ट वॉज इट वॉज पट्टू अमन, देन टू प्रभाकरन, फिर छोटे मोटे 1-2 कुछ लोकल ऑपरेशंस हुआ और हर बार यही सुनने को मिलता था कि इसने कैसे किया किसी को नहीं पता। ये लोगों का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह करता था। आपसे एक काम कराएगा जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस में दे यूज यू एज अ ब्लाइंड चाल है। आपको नहीं पता कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, लेकिन ये आपको इस्तेमाल कर लेता था। और इसको एक बड़ी ऑपरेशन के लिए इंडिया में उसने भेजा। एक APRLF के लीडर जो इंडिया में असाइलम दिया गया था, पद्मनाभा करके, उसने अपना टीम तैयार किया और उस टीम से उसने पद्मनाभा का असैसिनेट किया। सिर्फ असैसिनेशन के बाद ही पता चला और सब के सब कुछ 4-5 घंटे के अंदर श्रीलंका वापस चले गए, भाग गए। तो उसी वक्त पता चल गया था प्रभाकरन को कि व्हाट काइंड ऑफ अ मॉन्स्टर आई हैव इन माय बैकयार्ड, जो इतना कुछ कर सकता है। तो शायद कोई बड़ा काम अगर हो, ये था जून 1990 की घटना, कि इसको शायद वो जिम्मेदारी सौंपा जा सकता है। शिवरासन ही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड था। एब्सोल्युटली।
और प्रभाकरन उसने पूरा अपना टीम तैयार किया, मतलब कि जैसा हम देखते हैं कि आपने कार्तिकेयन को बुला के ये काम सौंपा कि यू आर इन चार्ज ऑफ द एसआईटी, यू हैव टू क्रैक द केस, यू हैव टू कैच द कल्प्रिट्स, उसका भी ऐसा ही था। नहीं, तो इसमें प्रभाकरन से ऑर्डर शिवरासन को मिल रहा था एलटीटी चीफ से, या ये शिवरासन की अपनी एक थ्योरी थी कि मुझे राजीव गांधी के साथ? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का सरकार गिरा और चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बने, तो एलटीटी को जाफना में तब प्रभाकरन को लग गया था कि शायद बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे रिपोर्ट से ऐसा लग रहा था कि राजीव गांधी शायद वापस आएंगे। और उसी दौरान तमिलनाडु में जो डीएमके का सरकार था उसे गिरा के गवर्नर्स रूल लागू कर दिया गया था, क्योंकि रिपोर्ट्स इतने आ रहे थे सब एजेंसी से, इंक्लूडिंग डीएमके गवर्नमेंट के अपने जो सीआईडी था उनका भी इंटेलिजेंस यही बोल रहा था कि एलटीटी का बेस यहाँ बहुत अलार्मिंगली बढ़ता जा रहा है, क्या करें। तो वो सरकार गिरा दिया गया, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आना मतलब ऑब्वियसली द कंट्रोल इज फ्रॉम दिल्ली। उसके बाद जो फोरकास्ट प्रेडिक्शंस आने लगे अगले इलेक्शन के बारे में कि राजीव गांधी जो है शायद ही इज कमिंग बैक टू पावर, डज इट मीन आईपीकेएफ बैक इन श्रीलंका? तो उस वक्त उन्होंने कुछ जानने की कोशिश की, एक दो ऑलिव ब्रांचेस भेजा, लेकिन राजीव गांधी वॉज वेरी क्लियर अबाउट कि देयर विल बी नो वायलेंस, और इंडो श्रीलंका जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ है उससे कोई अदला बदले नहीं होगा, डायलॉग दोबारा हो सकता है बट पीस के लिए वायलेंस नहीं चल सकता है। तो उसको लगा था उस वक्त कि इससे पहले भी सर कई फिल्में आई हैं इस टॉपिक पे। एक फिल्म आई थी मद्रास कैफे, हाँ, जॉन अब्राहम उसमें थे, और उसमें उसका जो ओवरऑल लब्बो लुआब था वो ये था कि एक सुरक्षा एजेंसियों का फेलियर था, दूसरा ये कि राजीव जी को पता था कि वहां पर खतरा है फिर भी वो गए थे, इसलिए कि अपने लोगों से कैसे कट सकते हैं, इलेक्शंस हैं। इज इट ट्रू कि वो लापरवाही और सुरक्षा एजेंसियों का उतना एक्टिव ना होना या रिसोर्सेज पाकर भी ना होना? देखिए, मैं तो मद्रास कैफ़े बनने से पहले ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन किया था, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था, क्योंकि मैंने बहुत सारे रॉ के ऑफिसर्स से बात की जिनको मैं पर्सनल लेवल पे जानता था, जो मेरे एज ए सोर्सेस मुझे हेल्प किया। लेकिन फिर भी मद्रास कैफ़े देखने के बाद जब मैंने जानने की कोशिश की तो नॉर्मली रॉ के लोग तो, और वो तब वो समय था जब मैं छोड़ के फिल्म इंडस्ट्री में आ गया था, तो मुझे उसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा पुष्टि नहीं हुआ था कि मद्रास कैफे के बारे में जो था कि लापरवाही नहीं, मैं वो लापरवाही आपका एनालिसिस क्या है? क्योंकि आपने किताब लिखी है, आपने लोगों से बात की है, आपको क्या लगता है क्या रीजन था? ये जिसका हम जिक्र कर रहे हैं मास्टरमाइंड शिवरासन, वो बहुत ओवर स्मार्ट था कि पता नहीं लगने दिया, हमारी एजेंसियां लापरवाह थी? शिवरासन वाज टू स्मार्ट, ही वाज टू इंटेलिजेंट, टू स्मार्ट, किसी को कुछ नहीं पता था, किसी को एक्चुअली कुछ नहीं पता। उसने हमारी एजेंसीज को आउटस्मार्ट कर दिया। एब्सोल्युटली, टोटली ही फॉक्स्ड आवर एजेंसीज। Unfortunately, our agencies also foxed him, but after Rajiv Gandhi's death, नहीं, तो अगर which is the show is all about. मैं अगर राजीव गांधी जी की हत्या को लेकर बात करूं कि अगर आपका एनालिसिस आए कि क्यों उनकी हत्या हुई, ये रीजन सबको पता कि हमारी फोर्सेस गई, उनसे एलटीटी से इश्यूज थे, बट एक जो वो घटना अंजाम दे दी गई उसको लेकर आपका एनालिसिस वो ये था कि उनको जब लगा कि राजीव गांधी वापस आ रहे हैं और उन्होंने ऑलरेडी हमारे एमिसरीज को ये बोल दिया है कि आईपीकेएफ श्रीलंका में वापस जाएगी कि नहीं, इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके, तो ये उनके लिए एक साइन था कि शायद आईपीकेएफ वापस आएगा, क्योंकि वो वायलेंस से हटने वाले नहीं थे। आईकेएफ एक बार हम स्पष्ट करते हैं, भारतीय फौज जो श्रीलंका गई थी। जी बिल्कुल, श्रीलंकन गवर्नमेंट को सपोर्ट किया टू फाइट अगेंस्ट टेररिज्म ऑफ एलटीटी। ठीक है, अब इसको थोड़ा और पीछे से शुरू करते हैं। 29 जुलाई 1987 जब भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता होता है, श्रीलंका के राष्ट्रपति JR जयवर्धने आई थिंक उस टाइम थे। जी जी, इफ आई एम करेक्ट। करेक्ट। इंडिया क्यों उस मामले में इन्वॉल्व हुआ? क्योंकि उसको लेकर आज भी डिबेट चलती है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि इंडिया को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, और इंडिया जो इन्वॉल्व हुआ उसकी वजह से बाद में इस घटना को अंजाम दिया गया। देखिए, आपका अगर कोई पड़ोसी देश है और आपसे वो मदद मांग रहा है और उसके देश में जो एक्ट ऑफ टेररिज्म हो रहा है उसका इम्पैक्ट आपके देश के ऊपर भी हो रहा है, ठीक है, तो उसमें एक्सटेंडिंग सपोर्ट एट अ डिप्लोमेटिक लेवल इज नथिंग न्यू, ठीक है। प्लस बट यहाँ तो फौजी इन्वॉल्व थे। पॉलिटिकल डिसीजंस टेकन बाय द regime at that point of time when they probably thought that we should stand by we should extend support to Colombo, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस के पास ये भी तो रिपोर्ट था कि
जो तमिल रेबल्स है, जो एलटीटी हैं या बाकी ऑर्गेनाइजेशंस है, वो इंडियन सॉइल को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने काम आगे बढ़ाने के लिए। और ये भी सच है कि उस वक़्त जो होता है कि एक बड़ा देश समटाइम अपना जो छोटा नेबर होता है उसको भी कंट्रोल करना चाहता है, वो वही थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट करता है। दैट इज़ वाई some of the groups were in India and they were trained. It happens in every country, इंडिया की क्योंकि every time in history is nothing. इंडिया की क्योंकि हजारों सैनिकों की शायद जान भी गई थी इसमें, if I'm not wrong. Absolutely. तो आमतौर पर क्या होता है, आप डिप्लोमेटिक लेवल पे सपोर्ट करते हो, आप बयान दे देते हो या अपनी कंट्री में आप चीज़ें टाइट कर देते हो। इंडियन आर्मी का वहाँ जाना, हजारों फौजियों का वहाँ जाके लड़ना, उनके ज़्यादा मारना, हमारे भी लोगों का शहीद होना, इसके पीछे कोई रीज़न फिर मैं समझना चाहता हूँ कि क्या, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा खतरा होगा तभी इंडियन गवर्नमेंट इस एक्सटेंट तक गई। आमतौर पर इतना हमने नहीं देखा। एक बार बांग्लादेश में देखा था, हम गए थे, एक बड़ा इशू था, बट वहाँ हमारे फौजियों को नुकसान नहीं हुआ। इसमें हमारे हजारों फौजियों की जान गई थी। तो इसके पीछे, क्योंकि उस टाइम आप एक्टिव जर्नलिस्ट थे, थॉट प्रोसेस क्या था, कौन सा ऐसा खतरा था? देयर आर कपल ऑफ थ्योरीज है इसमें, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो थ्योरीज ये है कि एक तो हमने एलटीटी को अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन इंटेलिजेंस लेवल अंडरस्टैंड उनकी जो मिलिट्री पावर है या कितना रिटेलिटरी, उनका रिटेलिएशन कितना पावरफुल हो सकता है। दूसरा चीज़ ये था, तब तक हम लोग को मालूम हो गया था कि एट एन इंटेलिजेंस गैदरिंग लेवल कि एलटीटी किस हद तक जा सकता है। सो दे हैड अ प्रोग्राम कॉल्ड ग्रेटर इलम, जिसमें वो चाहते हैं कि जो इंडियन तमिल्स है वो हमें फुल्ली सपोर्ट करें। तो वो तो फिर हमारे सॉवरेनिटी पे अटैक हो गया ना। आप अपने देश के अंदर क्या लड़ाई लड़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप फिर उसी सेंटिमेंट को हमारे यहाँ के हमारे लोगों को भड़का रहे हैं, उसको हम कैसे सह सकते हैं? क्या प्रभाकरन एलटीटी का ये जो युद्ध था श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ उस टाइम, उसमें एक डर ये भी था कि तमिल जो है उससे अलग कर दिया जाएगा, क्योंकि वो श्रीलंका में एक तमिल देश की मांग कर रहे थे। वो क्या वो मांग इंडिया में भी हो सकती थी? इस वजह से भी ये सपोर्ट हो सकता? प्रभाकरन चाह सकता था, लेकिन हमें कभी ऐसा ये नहीं लगा कि इंडियन तमिल्स जो है उनके साथ जुड़ जाएंगे, उसमें ऐसा कभी लगा नहीं था। आप किसी को किसी लेवल, बट आई हर्ड कि बहुत सारे इंडियन तमिल, जैसे मुरलीधरन जी है, वो इंडियन तमिल थे जो वहां जाके रहने लगे। सुना बहुत सारे इंडियन तमिल वहां जाते थे, एक इमोशनल सेंटीमेंट था। और कई बार ऐसी घटनाओं में, अब तो चीजें बदल जाती हैं, बट जब ये पीक पर ऐसे वायलेंस होते हैं, इमोशन ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज। सो उस टाइम कुछ ऐसा नहीं था? देखिए, इमोशनल कनेक्ट था, लेकिन जब आपके देश के ऊपर अटैक हो जाता है कि आपका देश का एक लीडर है जो आपका प्रधानमंत्री रहा है और शायद अभी बनने जा रहा है, आपने आके उसको मार दिया। नहीं, मारने के पहले की बात, मतलब डेथ के, मैं कह रहा हूँ मारने के पहले की अगर बात करेंगे, एक इमोशनल कनेक्ट होता है। लाइक आई मे फील अबाउट अ बंगाली से इन बांग्लादेश, बट बात सिर्फ वहीं तक रह जाता है। इंडियन तमिल्स का अगर देखा जाए, कोई इन्वॉल्वमेंट एज सच कुछ नहीं था। बट आप कहते कि हमारी धरती का इस्तेमाल किया था, यहाँ काफी एक्टिव थे। डीएमके के शासन के टाइम में काफी एक्टिव थे, क्योंकि जो श्रीलंकन आर्मी है उनके साथ जो इनकी वॉर चल रहा था, उसमें जो लोग वुंडेड होते हैं उनको यहाँ में इंडिया में भेजा गया एज अ रिफ्यूजी। उन लोग का ट्रीटमेंट वगैरह यहाँ हुआ। उस आड़ में उसको इस्तेमाल करते हुए इसने अपने बहुत सारे लोगों को यहाँ रखा। बट प्रभाकरन इज समबडी हु इज अ वेरी फार साइटेड पर्सन। उसके माइंड में बहुत कुछ चलता था जो फ्रैंकली स्पीकिंग किसी को इतना नहीं मालूम, कि वो बहुत आगे का सोचता है कि अगर मैं आज रिफ्यूजी के नाम से इंडिया में 10,000 लोगों को भेजा, हो सकता है उसमें 1,000 हो जो कल मेरे लिए काम करेगा। लेकिन उसमें हमारे यहाँ के तमिल ज़्यादा नहीं थे। वही मैं कह रहा हूँ कि एक सिंपैथी हो सकता है, कि इमोशनल कनेक्ट हो सकता है। लेकिन एक्टिविटीज़ जो है, वो एक्टिविटीज़ जो था वो वहीं से लोग आते थे एज रिफ्यूजी। इंडिया ने उनको असाइलम दिया हुआ था, उनका वो मोस्टली यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते थे। और शिवरसन भी आया था। शिवरसन का एक आँख जो he lost one of his eyes in an ambush with श्रीलंकन आर्मी, वो पहली बार इंडिया जब आया था एज अ रिफ्यूजी, ट्रीटमेंट के लिए आया था। और उसने वेल्लोर में जाके अपना आँख का ट्रीटमेंट कराया था, लेकिन उसका ट्रीटमेंट ठीक से हो नहीं पाया। एंड ही वॉज गिवन अ प्लास्टिक आई कि तुम्हारा कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता है। सो दैट इज हाउ ही ऑल्सो केम टू इंडिया, फर्स्ट एज अ रिफ्यूजी एंड एज अ पेशेंट। तो ये जो वन आइड जैक था, ये मैंने कहीं पढ़ा कि हॉलीवुड फिल्म से नाम लिया गया था। हाँ, मार्लन ब्रांडो का एक फिल्म था, तो यहाँ से ये नाम उसको एग्जैक्टली मुझे तो नहीं मालूम किसने दिया था। सर्टन थ्योरी सेज कि प्रभाकरन ने उसको ये नाम दिया था, क्योंकि ये जब वापस गया उधर ट्रीटमेंट के बाद, तो ही हैड लॉस्ट एन आई, तो यू आर लाइक वन आइड जैक, उत्तारी कन्नन। हाँ, तो तब से उसका
बट उसने जब LTT में ऑफिशियली एज ए कार्डर बन के ज्वाइन किया और उसको असाइनमेंट्स देने लगे प्रभाकरण, तब उसका नाम दिया गया था रघुवरन, और उसका नाम लोग उसको एड्रेस करते थे रघु बोल के। अदरवाइज उसका पूरा नाम जो है वो पकिया चंद्रन था। ही हैड गॉट लॉट्स ऑफ एलियासेस, बट क्लोज सर्किट में सब लोग उसको रघु नाम से ही बुलाते थे। एंड देन his name became Sivarasan, as far as I know, a little before 1990, when he was planning a big action in India, पद्मनाभा को मारने के लिए। तो नाम चेंज करता था अपना कुछ दिन बाद। मैंने सुना कि हर रिलीजन में भी उसने अपने वर्जन बना रखे थे। ने वो इस तरह किया था उसने कि वो आप देखेंगे कि वो गेटअप बदल के अपने कुछ लुकालाइक्स को इस्तेमाल किया था, क्योंकि वो हमेशा मिसलीड करने की यही इंसान है? हाँ जी। ओके। तो वो मिसलीड करने की कोशिश कर रहा था इन्वेस्टिगेट, क्योंकि शिवरासन को एक बात का पता चल रहा था, जैसे ही उस दिन रात को असैसिनेशन हुआ तो वो सुबह और नलिनी ये लोग वहाँ से निकले, उनको मद्रास वापस जाना था, अबाउट 40+ किलोमीटर्स। तो उसको उस वक्त लगा था कि मेरे सामने और बहुत सारा काम है, मेरे हिट लिस्ट में 3 नाम और है, और उस वक्त 2 नाम था, बाद में कार्तिकेयन का नाम जुड़ा था। मेरे को एक करके ये सारा काम। कौन था? जयललिता, कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चीफ वाजापुड़ी राममूर्ति, और उसमें बाद में कार्तिकेयन का नाम उसने जुड़ा था। तो उसको लगा था कि मैं ये सब काम करूँगा, लेकिन उस दौरान उसने ये देखा कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन एक एक करके मेरे आदमी पकड़े जा रहे हैं। एंड दी टीम ऑफ SIT, दे आर लाइक, दे आर क्लोजिंग ऑन मी। वो तो ये देख रहा था, बट ये जरूर था कि वो कैसे भाग सकता था, चाहे वो मिसलीड करके कि शिवरासन यहाँ दिखा गया, शिवरासन वहाँ दिखा गया, लेकिन एक्चुअली तो शिवरासन वहाँ था नहीं। तो ट्रैकिंग टीम जो जा रहा है उसको पकड़ने के लिए, दे गेट डिमोरलाइज्ड। उसको जैसे पता चला कि मेरे साथ जो जाफना का कम्युनिकेशन होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी में, वो इंडियन एजेंसीज इंटरसेप्ट करने लगे। तो ही स्टार्टेड प्लांटिंग फेक इन्फॉर्मेशन कि फलानी जगह हम लोग मिलते हैं, एजेंसीज वहाँ भागते हैं, वो नहीं मिलता है। कहीं एक इन्फॉर्मेशन देता है, उसके एक ऐसा टाइम तय करता है, उसके पता चलता है कि 2 घंटे पहले ही ऐसा निकल गया। सो द फोर्सेस वर गेटिंग, द ट्रैकिंग टीम वॉज गेटिंग demoralized at times ki, as if we are losing the battle. But they had a good captain and a very shrewd captain in Karthikeyan who held the moral high. And कार्तिकेयन कौन थे ये? Karthikeyan, D.R. Karthikeyan, he was IG CRPF, हैदराबाद में पोस्टेड थे। तो जैसे ही assassination हुआ, उस दिन रात को, उस वक्त जिस रात को ये हुआ, इवनिंग उस सेम डे 21 मई को द देन प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर जो है वो भुवनेश्वर में कैंपेन कर रहे थे। उनको खबर मिला, इमीडिएटली प्लेन से वापस आए, तो उन्होंने कुछ रात के 2:30 बजे से उनकी मीटिंग शुरू हुआ, और 4 बजे एक कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स का मीटिंग हुआ। सारे एजेंसीज के चीफ वगैरह मिनिस्टर सब लोग थे। तो वहाँ ही उन्होंने बोल दिया था, वॉट एवर इट मे बी, वी हैव टू बी एबल टू सॉल्व दिस केस एंड कैच द कल्प्रिट। ये सच है सर कि राजीव गांधी जी की हत्याकांड से पहले VP सिंह साहब को मारने की भी कोशिश की गई थी? नहीं, वो मारने का कुछ नहीं, वही दर्शाता है कि कैसे LTT काम करता है। वो एक ड्राई रन था, मतलब कि अभी हम एक बहुत बड़ा असैसिनेशन करने जा रहे हैं, तो हमारा जो प्रोसीडियर है ये कितना फुल प्रूफ है ये हमें जानना है। तो हम पहले एक ड्राई रन करेंगे। टेलीविजन चैनल होता है ना, पहले ड्राई रन होता है, उसके बाद तो एक ड्राई रन था वो, उस ड्राई रन को फिल्म किया जाता है। फिर वो फिल्म जो है वो जाएगा जाफना, वहाँ बैठ के सब देखेंगे कहाँ गलती हो रहा है, सब लोग अपनी अपनी जगह पे स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है कि नहीं, जिसका जो रोल है उसको वो निभा रहा है कि नहीं। मतलब भारत के एक प्रधानमंत्री के इतने करीब आतंकवादी पहले ही पहुंच गए थे, और वो चाहते तो VP सिंह साहब को ही मार सकते थे। उस दिन फर्क सिर्फ यही था बिटवीन व्हाट हैपेंड टू राजीव गांधी एंड व्हाट हैपेंड इन द नाइट व्हेन धानु वेंट एंड टच्ड हिज फीट इन द सेम फैशन, कि सिर्फ उसका जो बॉम्ब था यहाँ वेस्ट, उसमें एक्सप्लोसिव्स नहीं था, वो टॉगल स्विच था। 2 बार उसको ऑन करना था, एक बार उसको एक्टिवेट करने के लिए, दूसरा उसको डिटोनेट करने के लिए, वो भी उसने किया था।
बस सिर्फ अंदर एक्सप्लोसिव्स नहीं था। तो हमने देखा सब कुछ, उन्होंने देखा कि कैसे इसको करें। ये सेम महिला थी जिसने राजीव जी, सेम पर्सन, ये धनु ने किया ये काम। तो हमारी सुरक्षा एजेंसी को बिल्कुल खबर नहीं लगी है। आई मीन ये तो बहुत बड़ा फेलियर है कि एक प्रधानमंत्री के करीब वो पहुंचकर ऐसा कर चुकी थी। से उनके लिए क्या है कि ये जो शो में बहुत अच्छी तरह एक डायलॉग में बोला गया है कि समटाइम इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन कौन श्रीलंका से आया है और कौन लोकल है। तो मिल जाना इतना आसान है, इस तरह मिले हुए, दे आर ऑल लिविंग एज लोकल्स। और उनमें से कई लोग बहुत पहले एक बार आ चुके थे एज ए रिफ्यूजी, कभी ट्रीटमेंट के लिए, कभी किसी को मिलने के लिए आए, चले गए। दे आर वेरी फैमिलियर विथ। और जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया उन लोगों की एक्सेंट में सिन्हालाज का इन्फ्लुएंस कम था। दे साउंड लाइक यू एंड मी, लोकल तमिल्स। तो वो ये काम कर रहे थे और इतनी स्पेसिफिक टास्क इन्होंने सबको दिया कि तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। और इसको नहीं मालूम, दिस इज समथिंग कॉल्ड असेंबली लाइन एग्जीक्यूशन, कि हर के पास एक रोल है। एवरीबडी इज अ प्लेयर इन द एक्ट बट दे डोंट नो द एंड ऑफ इट। दैट इज हाउ दिस होल थिंग वाज सेट अप बाय शिवरासन। मैं पूरे प्रोसीजर पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आता हूं प्रभाकरण पर, क्योंकि प्रभाकरण ने 1990 में इंडियन गवर्नमेंट को दुश्मन मान लिया था। 87 से 90 हम लड़े और उसने मान लिया कि उसकी वजह से सब कुछ नुकसान हुआ और उसने कहा कि IPKF जो है वो हमारी दुश्मन है। प्रभाकरण के बारे में थोड़ा बताइए। वो टेररिस्ट था, फ्रीडम फाइटर? बिकॉज मैंने कई अलग अलग जर्नलिस्ट से बात की है, तो कई लोग अभी भी उसे फ्रीडम फाइटर मानते हैं कि उसे स्मार्ट गाय फ्रीडम फाइटर था। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो टेररिस्ट था जिसने हमारे देश पर हमला किया, हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या करवाई। प्रभाकरण के बारे में बताइए कि कई लोग उसकी बड़ी तारीफ करते हैं, चर्चाएं करते हैं उससे कैरेक्टर की। देखिए, अगर आप तारीफ करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हालांकि विलन को लोग, बिंजन वाले के बारे में भी वही कहा जा सकता है। वो अपने कॉज के लिए लड़ रहा था ज़रूर, लेकिन उसके कॉज में जिन लोगों की जाने गई, इतने हजारों, उनको जाके वो क्या जवाब देंगे? तो विलेन तो थे ही, टेररिस्ट थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक तरफ वो डायलॉग की बात करते थे, एक तरफ वो पीस की बात करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड को किसने अपोज किया? प्रभाकरण ने अपोज किया, करेक्ट। हाँ, देयर कुड बी पॉलिटिकल सिचुएशंस जहाँ प्रभाकरण को हमारे इस तरफ से कुछ मदद मिला, नहीं मिला, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर प्रभाकरण को कोई मदद भी मिला, उस मदद में भी देयर वाज ऑलवेज टॉक्स कि तुम ये जो तुम्हारा आर्म्ड स्ट्रगल है इसको छोड़ो, बिकॉज दिस इवेंचुअली गोइंग टू अफेक्ट माई ओन पीपल ऑल्सो। ही नेवर डिड दैट। उसको दिमाग में ये बात घुस चुका था दैट दिस इज द ओनली वे, बिकॉज देयर आर अदर तमिल रेबल्स जिन्होंने शायद वायलेंस को इतना नहीं अपनाया, बट प्रभाकरण ने हमेशा यही किया। प्रभाकरण, अगर कोई कह रहा है कि मेरे 4 कैडर को मारा गया, what about the families of hundreds and thousands of Sri Lankan army that were killed? True. उसको भी आपने भी तो उनको मारा ना। आप एक ट्रक भर के एक्सप्लोसिव्स भेज देते हैं, which goes and rams into an army post and some 240 soldiers are killed. तो फ़र्क कहाँ है दोनों में? फ़र्क तो कोई है नहीं। तो इसलिए जहाँ तक प्रभाकरण की बात है, it was undoubtedly he was a terrorist. He was definitely a leader for his own people, but that is totally against the sovereignty of my nation, because he not only killed Rajiv Gandhi, he was able to create a whole support base by exploiting people, again selling them the theory of Elam and greater Elam, this and that. But eventually what did he do? प्रभाकरण कैसे बना? प्रभाकरण एक किसी देश से दुश्मनी कर रहे ना, या 2 देशों का दुश्मन बन जाना। बहुत पहले देयर वर डिफरेंट, अगर आप हिंदी में करेंगे, हाँ, बहुत सारे ग्रुप्स था जो इलम की बात करते थे, क्योंकि उनका सिन्हालास जो है उनके साथ नहीं बन पाता था, एंड दे फेल्ट दैट वी आर ट्रीटेड लाइक अ सेकंड क्लास सिटीजन, हमें अपना स्टेट चाहिए। उसमें अलग अलग ग्रुप्स थे। मोरलेस उनका गोल एक ही था। यहाँ इस वक्त प्रभाकरण छोटा लड़का था, ही वॉज इन हिज 20s। यहाँ से जितना वो इन्वॉल्व होता गया, उसका अपना ये थ्योरी था कि डायलॉग के ज़रिए कुछ हासिल होने वाला नहीं है, नहीं तो अब तक हो गया होता। और जहाँ तक श्रीलंकन आर्मी की बात है, उन्होंने भी हमें बहुत डैमेज, हमारे कार्डर्स को बहुत मारा, ये किया, वो किया।
So basically at that point of time there was not so much of casualty of Tamil rebels. ये बात गलत है. उसने इस सेंटिमेंट को बहुत अच्छी तरह खेला, उससे गुस्से इसको को इस्तेमाल फायदा किया, उठाया. उसका फायदा उठाया करके वो जो यूथ है उस वक्त यूथ को अपनी तरफ लेने की कोशिश की. ये कहे कि बाकी जो लीडर्स हैं दे आर ओल्ड स्कूल, इनसे कुछ होने वाला नहीं है. अगर हमें इलम चाहिए, अगर हमें अपने राइट्स चाहिए तो हमें हाथ में बंदूक उठाना पड़ेगा. दैट इज़ वाई आप मेरे को बताइए, वो पीस की बात करता है, वो सिर्फ एक 30 साल या 40 साल या 20 साल के लड़के के हाथ में AK-47 देता है. वो 10 साल 12 साल के बच्चों के हाथ में AK-47 दे रहा था, जो ठीक से उस एक गन को उठा नहीं पाएगा, उसका वजन को. वो 12 साल 13 साल 14 साल के बच्चों को साइनाइड कैप्सूल यहाँ दे रहा था कि कोई अगर तुमको पकड़ने की कोशिश करे तो मुंह में डाल दो. जस्ट बिकॉज ही हैड दैट पावर टू ब्रेन वॉश पीपल डजंट मीन ही ट्रीट्स एडोलेसेंस किड्स टू डाई फॉर हिम. उसने तो कभी सामने से जाके लड़ाई नहीं किया ना. ठीक है, ही इज अ किंग, ही इज एन एम्पायर, और पीछे बैठा रहा. बट द वे ही यूज पीपल, ही हैड ब्रेन, नो डाउट अबाउट इट, बट ही ऑल्सो हैड द ब्रेन ऑफ अ डेविल. इनको फंड कौन कर रहा था? LTT को? इनके फंडिंग मोस्टली आता था जो श्रीलंकन तमिल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड थे. हथियार कैसे मिला? कि AK-47 उस टाइम पे मिलना, हथियार इन्होंने खरीदा भी है उस पैसे से बहुत. ये भी माना जाता है कि बहुत सारे तमिलियंस ये शायद श्रीलंका से नहीं थे, बट दे हैव बीन सेटल्ड एज NRIs फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और दे आर सेकेंड जनरेशन Indians in the Western nations, European nations. They used to fund. उसका एक बहुत सिंपल पॉलिसी था, आप हर महीने मेरे को $1 दिया करो. Okay. तो अगर बहुत सारे लोग $1 देना शुरू करें हर महीना किसी को, the accumulation of किसी देश ने सपोर्ट नहीं किया था LTT को? जैसे आमतौर पर हमने अफगानिस्तान में देखा, हाँ. तो इनिशियली रशिया का सपोर्ट था, अमेरिका का. Not with arms or anything like that. No, there were donations from some European countries. There were definitely reports. There were armed suppliers, but they were businessmen. जहाँ शिवरसन का भी अपने कनेक्शंस थे, जो इनका लंदन बेस्ड वेरी की मेंबर ऑफ LTT किट्टू था. किट्टू टू डील इन ऑल दिस थिंग्स, वो सब ज़रूर था. बट एट अ स्टेट लेवल अगर देखा जाए, देयर हैड बीन सम डोनेशंस एंड फंड्स towards medical treatments and some organizations and all institutional funds. But apart from that, there are no reports of that the country is giving them arms or fund to fight. No. Okay. No, not really. ये घटना को कितने समय पहले डिसाइड कर लेगा सर? क्योंकि एक थ्योरी थी कि इलेक्शंस आ रहे हैं, इलेक्शंस में राजीव जी ने ऐलान कर दिया है कि अगर वो जीतते हैं, सरकार बनती है, तो इंडियन आर्मी फिर जाएगी. दोबारा जाने की बात क्यों थी? नहीं, वो राजीव गांधी ऐलान नहीं किया था. हुआ ये था कि जब चंद्रशेखर का सरकार, सबको मालूम था बहुत लंबा टिकने वाले नहीं है, कि वो कांग्रेस के सपोर्ट के ऊपर निर्भर कर रहा था. दे ओनली हैड 54 MPs. उसी वक्त से प्रभाकरन और पट्टू अमन की तरफ से कुछ एमिसरीज इंडिया में भेजा गया था. एक लंदन से आया था जिसका नाम वाज अ बैंकर, अर्जुन सिदम्पलम, इज अ श्रीलंकन बेस्ड इन लंदन. और उनके कुछ अपने आइडियोलॉग्स थे, कुछ इंटेलेक्ट मेंबर्स थे, वो लोग आए थे. वो आके राजीव गांधी से मिले थे, बातचीत कर रहे थे, टॉकिंग अबाउट पीस. दैट इज़ द टाइम राजीव गांधी हैड सेड कि IPK वापस जाएगा या नहीं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू. दिस वॉज ए मैसेज टू प्रभाकरन कि इफ़ राजीव गांधी विच इज़ लाइकली वापस आते हैं सत्ता पे, तो IPKF इसके मतलब दोबारा श्रीलंका में आ रहा है, एंड वी कुड बी बैक टू स्क्वायर वन. एंड IPKF को भी पता चल गया हमारा स्ट्रेंथ कितना है. तो इस बार शायद जो होगा, द बाउट ऑफ अटैक्स विल बी फार बिगर, फार ग्रेटर. उसी वक्त उसने, इट वॉज काइंड ऑफ अ डिसीजन टेकन दैट फिर राजीव को प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए. राजीव गांधी जी के हत्याकांड के बाद जो तस्वीरें आई वो डराने वाली थी जी. कपड़ों के कुछ टुकड़े, मांस का कुछ टुकड़ा, लोटो शू आग में जल रहा है, लिटिल फ्लेम्स ऑफ हिज लोटो शू. उनका जब बॉडी गिरा हुआ था तो उसको जब उठाने गए, कांग्रेस के लोग खुद ही पहचान नहीं पा रहे थे कि क्या ये राजीव गांधी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चोट इधर लगा था. तो उन्होंने उस शू, ये लोटो शू उन्हीं का ही है, यूज्ड टू वेयर लोटो वेरी ऑफन. बहुत भयंकर था वो सब पिक्चर्स. शरीर के टुकड़े मैंने सुना कि बिल्कुल नहीं मिले थे.
बाद में डीएनए से शायद पहचाना गया था। उनको नेक्स्ट डे मद्रास जनरल हॉस्पिटल में फिर दिल्ली लेके गए बॉडी को, बहुत कम कुछ ही बचा था। इट इज़ ह्यूज इम्पैक्ट, मतलब कि दोनों एकदम आमने सामने थे। शी वॉज राइट देयर। कितने लोगों की डेथ हुई थी? 17 लोगों की डेथ हुई थी, इंक्लूडिंग राजीव गांधी। फॉरेंसिक, मैंने सुना है फॉरेंसिक ने इसमें बहुत अच्छा काम किया था। बहुत अच्छा काम किया था फॉरेंसिक ने। हुआ ये था कि पहले तमिलनाडु पुलिस ने इमीडिएटली केस दर्ज कर लिया, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, और फॉरेंसिक वालों को बुला लिया गया था। तो उन्होंने गैदर कर रहे थे एविडेंस, ह्यूमन फ्लैश, ब्लड, सबका डीएनए होगा, और किसी का चश्मे का टुकड़ा, कपड़े, टूटे हुए बैग, चप्पल, जूते, सब कलेक्ट किया गया था। तो उसी रात को आईजी राघवन थे जिन्होंने इन द हिप्स ऑफ बॉडीज में ना एक कैमरा देखा था पड़ा हुआ है। तो उनको ये लगा कि ये कैमरा ऐसा ही किसी का होगा ना जो इनमें से जिनकी जान चली गई। तो कैमरे में क्या कैद किया गया होगा, कैमरा ले लो। तो उन्होंने कैमरा लेने के लिए बोल दिया। तो नेक्स्ट डे उन्होंने ऑफिस में, इधर फॉरेंसिक वाले अपना काम कर रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ पी चंद्रशेखरन, परहैप्स द फाइनेस्ट फॉरेंसिक ऑफिसर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आईजी राघवन रात को अपने सेक्रेटरी को पूछा कि वो कैमरा डेवलप करा लिया रोल। तो बोला नहीं, वो वहाँ के जो लोकल स्टूडियोज था वहाँ पे लेके गए थे श्रीपेरुम्बदूर के पास। तो वो कह रहे कलर रोल है, उनके वहाँ सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता है। तो बोले फिर? बोला और कैसे नहीं कराया? बोला नो, बट आज वो राजीव गांधी के हत्या के बाद मद्रास बंद है ना। तो बोला क्या कर रहे हो? जाओ, उनके पास कलर लैब है फॉरेंसिक में, वहाँ जाके प्रिंट कराओ इसको। ये गए वहाँ, प्रिंट कराया। एंड बाय देन चंद्रशेखरन, हु हैड विजिटेड द मॉर्ग एट मद्रास जनरल हॉस्पिटल एट कांचीपुरम, जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में श्रीपेरुम्बदूर है, फ्रॉम द 17 बॉडीज 2 बॉडी हरि बाबू का, ये पता नहीं अजीब इत्तेफाक है, इट्स अ कोइंसिडेंस, हरि बाबू का और धानु का, ह्यूमन बॉम्ब का, ये 2 बॉडी श्रीपेरुम्बदूर के पास रखा गया। हरि बाबू स्पष्ट कर दें, कैमरा पर्सन। ये दोनों बॉडी लोकल हॉस्पिटल में रखा गया, बाकी मद्रास जनरल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। तो शायद इसलिए कि ये दोनों बॉडी था जो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया कि ये कौन है, बाकी लोग आइडेंटिफाई हो गए थे। तो ये 2 बॉडी वहाँ रखा हुआ था। इन्होंने जाके उसको देखा, चंद्रशेखरन ने। तो उन्होंने देखा कि जो फीमेल डिसमेंबर्ड बॉडी है उसका कफ मसल्स देख के लगता है एज इफ कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह हुआ होगा, सिर्फ ये पोर्शन पूरा नहीं है, गायब है। फिर वो बाल जो देखा बाल में ना कुछ फ्लावर्स वगैरह लगे हैं। उनको एकदम से याद आया कि ऐसा ही फ्लावर्स हम लोगों ने कलेक्ट किया है स्पॉट से, सीन ऑफ क्राइम से। लेकिन बहुत सारे और तमिलियन भी है जो उनके माथे पे ऐसा होता है। लेकिन फीमेल बॉडी जो 2 और मद्रास जनरल हॉस्पिटल पे था, उनके सर पे ये बाल, ऐसा फ्लावर नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे उनको चीज़ें दिख रहा था। ही स्टार्टेड जॉइनिंग द डॉट्स कि इसके मतलब वेस्ट यूज़ किया गया है, किसी फीमेल ने यूज़ किया है, वेस्ट के अंदर एक्सप्लोसिव था, वेस्ट ऐसा है। तो जो टुकड़े टुकड़े बहुत सारा ब्लू डेनिम से बना हुआ था, थिक क्लोथ का, ताकि वो वेट को होल्ड कर सके। दैट वॉज द प्लानिंग ऑफ डिज़ाइनिंग ऑफ द बॉम्ब। तो ये सब जब बना उनके टेबल के सामने, उन्होंने देखा कि ऐसा एक ब्लाउज बना गया था, दिस एंड दैट। अराउंड द सेम टाइम फोटोग्राफ्स डेवलप होके आए। तो उसमें उन्होंने 4 कैरेक्टर को देखा। एंड सडनली थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस कि जो कपड़े के टुकड़े वो डिसमेंबर्ड बॉडी में मिला हॉस्पिटल में, लड़की का जिसका एब्डोमेन मिसिंग था, उसके सर में जो फ्लावर का था, उसका जो फ्लैश है, उसके जो टिश्यूज़ है, उसके जो ब्लड है, ये सारे डीएनए, और उस बॉडी में जो कपड़े के कुछ सेम कलर, ग्रीन और ऑरेंज, ये सब था। सैंडलवुड का जो माला था, उसका जो टुकड़ा, ये सब मैच कर रहा है। सो ये एविडेंस गैदर करके एक उनके सामने एक पिक्चर बन रहा था जिसको वो ठीक से देख नहीं पा रहे थे। लेकिन जैसे ही फोटोग्राफ सामने आया, मैच कर गया वो, कि ये सारा जो हमको एविडेंस मिला, ये एक पर्टिकुलर पर्सन में सब कुछ मौजूद है। तो क्या यही ह्यूमन बॉम्ब है?
शिवरासन ने इसका मतलब अपनी मौत खुद लिखी। बिल्कुल। अगर उसको मारा भी अगर वो फोटोग्राफ्स ना क्लिक की गई होती हाँ तो शिवरासन नहीं पकड़ाता, हो सकता है, क्योंकि और कोई थ्योरी नहीं थी। और कोई थ्योरी नहीं था। शिवरासन जिस तरह भाग रहा, लेकिन उसका फ्लिप साइड देखिए आप। ये जरूर है कि हरि बाबू जो उस ग्रुप के लिए काम कर रहा था वही सबसे बड़ा व्हिसल ब्लोअर बन गया। That is the irony. मैं आ रहा हूँ, कैमरा पर्सन की जब डेथ हुई जी, तो मेरे मन में सबसे पहला सवाल यह है कि या तो ये इंसान डम है या इस इंसान को पता नहीं है। क्योंकि जिसको पता है कि मेरी मौत होने वाली है वो बगल में बैठ के फोटो खींचेगा, वो दूर से खींच सकता था। बिल्कुल सही। वहां तो और भी लोग तो दूर से फोटो खींचता। सही तो बोला। हरि बाबू जिनके कैमरे से इस पूरी रिपोर्ट का खुलासा हुआ, वो नजदीक क्यों खड़े थे? क्योंकि वो डम थे या फिर उसको नहीं मालूम था कि राजीव गांधी को मारा जाएगा। उसको नहीं मालूम था कि धानु अंदर कुछ बेल्ट पहने हुए है जिसके अंदर बॉम्ब है। क्योंकि देखिए एज ए फोटोग्राफर ऑल्सो उसका अगर काम था फोटो लेना, पर्पस कुछ और था कि वी वांट टू फिल्म द होल प्रोसीड्योर। नंदनम में जब वीपी सिंह का मीटिंग हुआ तब तो हरिबाबू ने पिक्चर नहीं लिया था, तब नलिनी ने पिक्चर लिया था। तो हरिबाबू उस दिन पिक्चर ले रहा था, नलिनी जिसको भी आजाद कर जी दिया हाँ। गया। तो उस दिन हरिबाबू ने पिक्चर नहीं लिया था। ये पहली बार हरिबाबू पिक्चर ले रहा था। हरिबाबू को क्या बोला गया था कि ये जो है ये राजीव गांधी को माला पहनाएगी और तुम उसके फोटो खींचोगे। इन लोगों की आपस की सिर्फ 4-5 लोगों को ही मालूम था कि वो लोग इकट्ठा किए हुए हैं, व्हाट इज देयर मिशन, जिसके आसपास कहीं हरिबाबू नहीं था। हरिबाबू जैसे लोगों को हायर किया गया था पैसे देकर, मेंबर बना के कि तुम भी कुछ अच्छा करोगे, देखो तुम अपने ही लोगों के लिए काम कर रहे हो, एंड बट मनी मैटर्ड द मोस्ट। 4 पैसे और कमा लोगे। बहुत गरीब घर का लड़का था। His mother used to clean utensils in homes. Father had no job. एक ऐसी तो अगर ये फोटोज, ये आपने बताया कि इससे पहले भी जब वीपी सिंह का हुआ था तो ये फोटोज जाफना गई थी हाँ वहां दिखाने के लिए। तो इस बार अगर फोटोज खींची जा रही थी तो हरि बाबू को इतने नजदीक क्यों भेजा गया फिर? नहीं, उस वक्त भीड़ में जब हरिबाबू था, हरिबाबू उस लड़के का कितना नजदीक हो जाएगा। सर्टेन सिचुएशंस आर नॉट इन योर कंट्रोल ना। क्वेश्चन इज आप एक ऑपरेशन कर रहे हैं, वो सक्सेस भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है। नंदना में आपने करके देख लिया, लेकिन इस दिन फॉर एग्जाम्पल इस दिन क्या हुआ? इस दिन राजीव गांधी आने से पहले जो रेड कार्पेट था वहाँ हर कोई जा नहीं सकता है, तो कुछ 20 लोगों का नाम क्लियर किया गया था बिना चेक किए। नहीं, वो किसी ना किसी सोर्सेज से आए थे जहां उनका कोई क्रेडिबिलिटी था या कोई रेकमेंड करने वाला था। एक लिस्ट था, उसमें टोटल 20 लोग थे जो मीट एंड ग्रीट होगा राजीव गांधी के साथ। उसके बाद राजीव गांधी स्टेज पे जाके अपना स्पीच देंगे, ऐसा नहीं था कि राजीव गांधी से कोई भी मिलने आ गया, वो पहले से लिस्ट डिसाइडेड थी। ऐसा नहीं, ऐसा होता ही नहीं नॉर्मली। आप दूर से देखते हैं, लेकिन अचानक जाए अनलेस राजीव गांधी खुद जाके किसी को मिले, उन्होंने 1-2 बार इसके पहले बहुत पहले किया था, पर नॉर्मली आप किसी प्राइम मिनिस्टर से ऐसे नहीं मिल सकता। नॉर्मली सभी लोगों का स्कैनिंग हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था ये, कि अगर आपने 20 लोगों की लिस्ट पास ऑन की हाँ, और उसमें से एक ने जाके वो सुसाइड। मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें इंटेलिजेंस फेलियर क्यों नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि आपने 20 लोगों का लिस्ट तैयार कर लिया, उनके बारे में आपको सब कुछ मालूम है, वो कांग्रेस पार्टी के थ्रू आए हैं। वहाँ पे ये जो फोटोग्राफ में एक माँ और बेटी दिखा गया, द लिटिल गर्ल हु वाज सपोज्ड टू रिसाइट अ पोएम बिफोर राजीव गांधी, कोकिला और लता कन्नन। लता कन्नन वॉज समव्हाट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस पार्टी, लेकिन उनको मीट एंड ग्रीट का परमिशन नहीं मिला था। और जो जिनका इलेक्शन है, कैंडिडेट जो है मार्गथम चंद्रशेखर, उनकी जो बेटी है प्रिया चंद्रशेखर, शी न्यू प्रिया चंद्रशेखर, तो उनको बहुत रिक्वेस्ट करके बोला था कि हमें भी एक जो है आप, तो उनके से कोई चिट्ठी लेके आई थी, लेकिन फिर भी उनको नहीं मिल रहा था, बिकॉज कांग्रेस पार्टी सेड कि इंटेलिजेंस फेलियर इसलिए नहीं था बिकॉज मीट एंड ग्रीट में कौन जाएगा नहीं जाएगा ये लिस्ट कांग्रेस ने तैयार किया था, जो बात तब तक पुलिस के पास पे नहीं था कुछ। एक तो मेटल डिटेक्टर था सिर्फ वहाँ पे। तो जब ये 20 लोगों का लिस्ट था, उसमें सडनली समबडी सेड ओह देयर आर नो वुमेन इन दिस लिस्ट, अच्छा आप दोनों आ जाइए। धानु शुरू से इनके साथ लगी हुई थी। आप शो में भी देखेंगे हाउ शी इज ट्राइंग टू बिफ्रेंड दिस मदर एंड डॉटर एंड प्लेइंग दिस सेंटिमेंट कि मेरा इतना अच्छा है, इतना आई वांट टू रियली डू दिस। उसको कोई तो वहाँ सब इंस्पेक्टर अनसुईया जो है, उन्होंने जाकर आके जब लिस्ट को चेक किया, तब उनको राघवन ने बोला कि 2 names हैव बीन एडेड, दैट्स ऑल, 22 people, दैट्स इट, रेड कार्पेट कोई नहीं आएगा। और तो
अचानक बात शोरी आ गए, राजीव गांधी आ गए, राजीव गांधी आ गए, भीड़ उधर भागा। और ये माँ बेटी के साथ धानु जो है, कैमरामैन जो है, दोनों ये फिर दे स्टार्टेड टैगिंग अलोंग। इतने में राजीव गांधी वहाँ पहुँचे। जब अंशु आई थिंक इट वाज वन ऑफ द, मतलब कि ये तो एक नॉन लीनियर उसमें स्टोरी बोला गया है शो के अंदर। तब बाद में ये खुलता है कि अंशुया, सब इंस्पेक्टर अंशुया जो है वो बोला, मैंने तुमको मना किया था ना, तुम्हारे पास परमिशन नहीं है ये इधर आने के लिए, चलो तुम हटो। राजीव गांधी बोलता है, नो नो, लेट एवरीबॉडी गेट अ चांस, इट्स ओके। ऐसा करीब 7 चीज हुआ है, इंसिडेंट्स इन दिस होल जर्नी, कि जहां उनको ये बोला गया कि आपके जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो स्टेट कांग्रेस कमेटी है उनका रिपोर्ट आ रहा है, द अलायंस बिटवीन जयललिता एंड कांग्रेस बीइंग सो स्ट्रांग, राजीव गांधी डज नॉट नीड टू कम एंड कैंपेन। कितने सीट हम लोग लड़ रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आंटी को बहुत बुरा लगेगा। अब देखिए प्लेन खराब हो गया फाइनली विशाखापट्टनम में। आई फील वेरी बैड फॉर आंटी, मैं फ़ोन करूंगा दिल्ली जाके उनको बाद में। आंटी कौन? जो इलेक्शन कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको आंटी बोलती थी। शी वॉज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मिसेस गांधी। बोले नहीं नहीं, मेरे को आंटी के लिए तो जाना ही है। मतलब कि उनके पास जब, मतलब राजीव गांधी जी को किस्मत बार बार अवेयर कर रही, प्लेन खराब हो गया। शी सेड आई फील वेरी बैड। इतने में किसने प्लेन ठीक कर दिया, वन ऑफ द पायलट्स। ही सेड ओह फैंटास्टिक, आई विल पायलट द प्लेन। खुद प्लेन चला के गए मद्रास। वहाँ से वहाँ पहुँचे, 2-3 जर्नलिस्ट और थे, उनको बोला आप लोग मेरे साथ गाड़ी में बैठे, बाद में टाइम नहीं होगा, आई एम ऑल्सो वेरी टायर्ड, इंटरव्यू यहीं ख़त्म कर देते हैं। वहाँ पहुँचे। लास्ट बैरियर प्रॉब्ली वाज व्हेन अंशुया सेड, मैंने तुमको मना किया था ना। और पहले जब मना किया था वो हट गई थी, लेकिन फिर उनके साथ घुस गई। तो जो माहौल वहाँ क्रिएट हो गया था, वहाँ एवरीबडी गेट्स इमोशनल। धानु वाज विद अ मिशन एंड हरि बाबू इज ट्राइंग टू प्रूव, मेरे को एक असाइनमेंट दिया गया है, मैं खूब अच्छा काम करूंगा इसको लेके। फोटोग्राफर का एक्सेस था वो। Yes, exactly. He tried to do his best without having any idea क्या होगा। कितने लोग वहां थे जब ये घटना को अंजाम दिया गया था एलटीटी के? एलटीटी के वहाँ पे था शिवरासन, देयर वाज नलिनी, देयर वाज सुभा, धानु मर गई, एंड देयर वाज अनदर डेप्यूटी ऑफ शिवरासन हु वाज वाइडली बिलीव्ड, हिज नेम वाज संथन, कि शायद संथन भी वहाँ था। लेकिन वो प्रूफ नहीं हो पाया, क्योंकि शायद एक कोई वीडियो में उसको देखा गया था, लेकिन वो वीडियो कैसेट बाद में कहीं मिला नहीं। तो सो दैट इज़ लाइक, था कि नहीं था, वन डजंट नो, बट दिस पीपल वेर देयर। धानु डाइड इन दैट। हरि बाबू को नॉर्मली एलटीडी के ग्रुप के अंदर नहीं माना जाता है। ही वॉज समवन हु वॉज मोर लाइक अ साइड किक विद द ड्रीम दैट यू नो आई एम विद दिस मनी कैन बाय अ कैमरा। उनके पास कैमरा वगैरह कुछ नहीं था। उस दिन भी जो कैमरा था वो किसी से उधार लेके गया था। He borrowed the camera from somebody. और उस कैमरे ने ही, और कैमरा देखिए, इट्स वेरी ऑर्डिनरी चिनन कैमरा, इतना हीट जनरेट हुआ। वो जब एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, इट सक्स इन ऑल द ऑक्सीजन अराउंड, तो क्या होता है, वो एक वेव क्रिएट हो जाता है। समटाइम यू डोंट नीड अ स्प्लिंटर टू किल यू। वो वेव से आपका बॉडी जो है, इट यू नो इट स्प्लिट्स। कैमरा को कुछ नहीं हुआ। एंड द IG राघवन, सिक्योरिटी इंचार्ज, बीइंग सो sharp, he said, एक कैमरा देखा मैंने कहीं, जल्दी कैमरा वहाँ से ले लो। Suppose he had not noticed it. Nobody really knows what could have happened. So next morning, when Chandrasekharan is there and he's saying that I am taking charge of this gathering of evidence, collection of evidence, तो कैमरा तब तक। लेकिन चंद्रशेखरन ने जो न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ छपा था ना, उस पर उन्होंने देखा था कि हिप्स ऑफ बॉडीज़ में एक मैंने कैमरा देखा है, लेकिन कैमरा की सब कोई, कैमरा तो कोई है नहीं, कैमरा कोई है नहीं। ही वॉज लुकिंग फॉर अ कैमरा। और वो कैमरा तब तक पुलिस ने ले लिया था उसी रात को। सो हाउ थिंग्स स्टार्ट्स फॉलिंग इन प्लेस। अच्छा, ये ज़रूर है कि दैट फोटोग्राफ, दैट द डिरेक्शन मेड बाय द फॉरेंसिक पीपल, वो बहुत, दैट वाज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू वाकई में। बट आई अगेन पर्सनली फील दैट हर चीज़ का एक ब्रेक थ्रू होता है, ठीक है, वेदर दिस ब्रेक थ्रू इज A और B। अगर ये ना भी होता ना, देयर कुड हैव बीन अनदर ब्रेक थ्रू, वेदर अचीव्ड बाय फोरेंसिक और बाय SIT और बाय समबडी टिपिंग यू ऑफ। ऐसा बहुत सारा टिप ऑफ भी तो आया कि शिवरासन यहाँ है, शिवरासन वहाँ है। ये खबर आई कि शिवरासन को प्रभाकरन ने साथ नहीं दिया लास्ट में। इज इट ट्रू? एब्सोल्युटली ट्रू। क्योंकि अगर आप अगर शिवरासन जो है वो वापस जाते हुए पकड़ा जाए,
by Indian enforcement agencies, then it is a direct proof of that the assassination has been at the behest of LTT or has been carried out by LTT. शिवरासन कितने दिन में मारा गया था उस शिवरासन? कितने दिन बाद उसने अपने आप को मार लिया था? It was the 90th day from the, I mean, that's how the show में तो वो श्रीलंका क्यों नहीं भाग गया? जैसे इससे पहले अगर वही मैं कह रहा हूँ, श्रीलंका कैसे भागेगा वो? He need a mode of transport, right? First of all, he knows one thing, that suddenly there is a major security alert in the country. So I have to be careful. तो मेरे को उसको एक हाइड आउट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा भागना पड़ रहा है. ये सब कुछ करना पड़ा है. ही नोज देयर आर रेड्स गोइंग ऑन, हाई अलर्ट है, घर मिलना मुश्किल हो रहा है क्योंकि सडनली जो है आइडेंटिटी क्या है चेक करना चाहते हैं. ज़रूर उन दिनों में आधार कार्ड नहीं था, बट देन एनी लैंडलॉर्ड बिफोर रेंटिंग योर हाउस दे वुड लाइक टू नो कि हु आर दिस यंग. इफ यू आर यंग देन देयर विल बी मोर क्वेश्चंस, कौन है आप लोग, कहाँ से आए हैं, एंड मेनी अ टाइम्स फ्रॉम द एक्सेंट पता चल जाता है लोकल है कि नहीं है. तो हिज सिचुएशन वॉज क्वाइट टाइट. तो उस वक्त उसके लिए वापस वो जाना चाहता था, लेकिन उसको वापस ले जाना हो सकता है could have been what you call a baggage, you know, for liability for काम खत्म, इंसान की ज़रूरत खत्म. उसको कोशिश तो किया था, वो नेपाल के ज़रिए भागने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ भी पकड़ा तो वो क्या, आई मीन कितना स्मार्टली उसको अमोद कंठ जो है वो जाके इस एक जो थर्ड ह्यूमन बॉम्ब जिसको दिल्ली भेजा गया था एज प्लान बी कि बाई चांस अगर तमिलनाडु सॉइल में शिवरासन फेल्स टू कैरी आउट द असैसिनेशन, इसको हम दिल्ली में करेंगे. तो दिल्ली में एक थर्ड ह्यूमन बॉम्ब को भेजा गया. धानु सुबह को शिवरासन लेके आया, पुट्टू अम्मा ने डायरेक्टली एक लड़की को दिल्ली भेजा. वो लोग जब पकड़े गए तो वहाँ पे भी उनसे फ़ोन करा, बिकॉज देयर वाज अ स्मगलर त्यागराजन who used to do a lot of work for LTT, including money collection and all that. They made some money from gold smuggling also. तो वो नेपाल में बैठा हुआ था and he was working on a passage, you know, way out for शिवरासन. तो अमोद कंठ उन लोगों से फ़ोन कराया जिनको पकड़ा, और जाके जहाँ वेट कर रहा था काठमांडू में उनके लिए, उनको वहाँ से लेके आया. Then all three of them were flown back to मद्रास फॉर फर्दर इंट्रोगेशन. आपने गोल्ड स्मगलिंग का जिक्र किया, मैंने ये भी सुना था कि गोल्ड ही प्रभाकरन ने भेजा था. हाँ, 5 किलो शायद गोल्ड था. कई बहुत बार गोल्ड आया क्योंकि कैश भेजना मुश्किल हो रहा था, बिकॉज इट्स ए डिफरेंट करेंसी अगेन. अगर आप फॉरेन वो भी देंगे, लेकिन गोल्ड में बेसिकली देयर आर कपल ऑफ गोल्ड स्मगलर्स जो रेगुलर एज अ सर्विस प्रोवाइडर काम करते थे LTT के लिए. दे यूज्ड टू मेक गुड मनी आउट ऑफ इट. समटाइम LTT's cadres will provide them security, तो उनका काम भी उनके लिए उसके लिए आसान हो जाता था. और गोल्ड आता था जो हमने देखा शो के अंदर, किताब में भी है कि ज़मीन के अंदर सब कुछ गाड़ के रखा गया था, जंगल के अंदर, जहाँ पे ये ट्रांसमीटर्स है, जहाँ पे कैश है, जहाँ पे गोल्ड है, जहाँ पे डीजल है ड्रम्स के अंदर, उसको भी मिट्टी के नीचे रखा गया है कि अचानक अगर इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़े तो वहाँ से निकाल के. ऐसा हो सकता है कि अभी भी श्रीलंका के जंगलों में गोल्ड, डीजल या कैश पड़ा हो. आज तो LTT का और कुछ रहा नहीं. नथिंग ऑफ LTT इज लेफ्ट. आई थिंक विद प्रभाकरन एवरीथिंग वाज ओवर. इस घटना का क्या असर LTT पर हुआ? LTT खत्म हो गया, क्योंकि ये ज़रूर है कि हम जो सक्सेस है हमारा SIT का, कि इवेंचुअली उन्होंने खूब दौड़ाया शिवरासन को. शिवरासन ने भी उनको बहुत सारा चकमा दिया, लेकिन अल्टीमेटली एक जगह जाके उन्होंने उनको घेर लिया. एंड दे कंपेयर्ड शिवरासन इवेंचुअली कि मैं एक पॉइंट के बाद आई कैनॉट फाइट. ही हैड AK-47, ही हैड अ 9mm पिस्टल, ही हैड एनफ एम्यूनिशन. But what does he do with his 6-7 people then? Because he knows I have been surrounded by multiple forces. We are going to die. ठीक है? So why we are going to die? शिवरासन ने शायद अपने लोगों को साइनाइड खिला दिया था. हाँ, और खुद को उसने गोली मार दी. And he took it because his whole thing is that neither I will get caught nor I will die from one of their bullets. I'll take my own life. And he shot himself. But this is also a success of the SIT. There's no doubt about it. But as a journalist also, I feel that one of the major success was कि जो support base Tamil Nadu में or in any other part of India, I would say, to whatever extent, LTT was able to create, which was dangerous for us, which actually helped the assassination to be executed, carried out, वो तो खत्म हो गया ना. पब्लिक परसेप्शन ये ज़रूर है कि भाई शिवरासन को पकड़ो, प्रभाकरन को मार सके कि नहीं कहीं जाके, ऑल दैट इज़ फाइन. लेकिन
उनका फ्यूचर खत्म कर दिया इस इन्वेस्टिगेशन ने। तो यानी जो प्रभाकरन ने राजीव गांधी जी की हत्या इस सोच करवाई थी कि उनका भविष्य खत्म हो जाएगा, उस हत्या के बाद भी उनका भविष्य खत्म हो गया। और देखिए, अगर आपने राजीव को मार कर सोचा कि आई हैव बॉट माई सेल्फ सो मच मोर टाइम और सो मच मोर एक्टिविटीज, कुछ नहीं हो पाया ना। प्रभाकरन की हत्या कब हुई थी? 2009 2009 के अराउंड। 2009। उसके बाद उसने कोई बड़ा ऑपरेशन दिया? बिकॉज नो, 20 साल एक्चुअली उसके पहले से ही करीबन खत्म हो गया था। एंड राजीव गांधी को मारने के बाद एज सच एलटीटी को, जहाँ तक हम लोग को मालूम है कि कोई किसी कंट्री से या किसी और एक इंटेलिजेंस एजेंसी, चाहे वो मोसाड हो, CIA हो, कहीं से कुछ ISI के साथ कुछ गोल्ड स्मगलिंग वगैरह में कुछ कनेक्शन था एट सम स्टेज, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज वर रियली हेल्पिंग हिम। सो जब उसने राजीव गांधी को मारा, दिस वॉज डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड। तो आई थिंक दैट वॉज हिज बिगेस्ट अनडूइंग, एंड ही probably even thereafter he never imagined that ये मेरा सब कुछ खत्म कर देंगे ये लोग। ये ज़रूर है कि when कार्तिकेयन और डायरेक्टर CBI विजय करन जाके बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, और प्राइम मिनिस्टर कीप्स आस्किंग हिम, शिवराज को पकड़ा कि नहीं? आपने तो उसको हीरो बना दिया ना, मास्टरमाइंड बोल के, तो वो पकड़ा जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये उनको समझा रहा है कि येस सर, वी अंडरस्टैंड दैट इज आवर प्रायोरिटी, लेकिन यहाँ बेस खत्म कर दिया, वहाँ इसको मार दिया, वो उसको ये कर दिया, ये पकड़ा गया। तुमने बोला था कि मैं तुमको कोई थीसिस लिखने के लिए थोड़ी भेजा था LTT के ऊपर। सो ही वॉज लुकिंग एट इट फ्रॉम अ पोलिटिकल एंगल, बट इवन पोलिटिकली ऑल्सो हुएवर केम टू पावर देयर आफ्टर, इंक्लूडिंग ही हिमसेल्फ, दे गेन बिग टाइम। LTT को इंडिया से तो आपने खत्म कर दिया ना, और खाली इंडिया से खत्म हुआ, धीरे धीरे वहाँ से वो लोग खत्म हो गए। अगर इंडिया का सपोर्ट नहीं होता, आई मीन इनडायरेक्ट सपोर्ट नहीं होता, तमिलनाडु को इस्तेमाल करने के लिए उनके पास एक स्टेशन नहीं होता, प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो कैसे वो जहाँ भाग कर वहाँ आते थे, छिप जाते थे, कैसे करते थे? नहीं कर सकते थे। तो आई मीन टू मी आई थिंक इट्स अ ह्यूज सक्सेस कि LTT को उन्होंने खत्म कर दिया बाद में। ज़रूर राजीव गांधी का जान गया, ऑफ कोर्स शिवराज को पकड़ने के बाद शिवराज किल्ड हिमसेल्फ। इस पूरे इंटीग्रेशन के दौरान या पूरी रिसर्च के दौरान कोई ऐसी चीज़ जो आपने ना लिखी हो किताब में, जो आपको लगा कि यार ये लिख देंगे थोड़ा फट जाएगा? ऐसा है बहुत कुछ, शायद किताब से ज़्यादा है। कुछ ऐसा जो शेयर कर सकते हैं जिसमें कुछ ऐसा ना हो? उसको सेकंड पार्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ भी सबसे शॉकिंग क्या था इसमें? चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आपको 2-3 चीज़ें बतानी हो जो आपको हैरान कर गई। शॉकिंग मेरे लिए है कि हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की कुछ लापरवाहियाँ, मतलब कि आप अशोका होटल में ठहरे हैं, प्रभाकरन राजीव गांधी से बात करने के लिए आए हैं, आपका बातचीत जो है वो बहुत इनकन्क्लूसिव है, ठीक नहीं चल रहा है, गर्मा गर्मी हो गया, राजीव गांधी ने साफ आपको बोल दिया कि नो, देयर विल बी नो वायलेंस, जो पीस अकॉर्ड साइन हुआ वही होगा, आगे और कुछ बात करना है करेंगे। होटल में जाता है, उसको मालूम है कि मैं यहाँ से जिसको भी फ़ोन करूँगा रिकॉर्ड हो रहा है, आई एम अंडर कंटिन्यूअस सर्वेलेंस ऑफ रॉ, IB, एवरीबडी। वो अंटन बाला सिंह को वो फ़ोन पे बोलता है कि अगर ये लोग मेरे को, मुझे तो लगता नहीं मुझे छोड़ेंगे, ये लोग मेरे को अभी अरेस्ट कर लेंगे, और अगर इतनी बेवकूफ़ी है, ये बेवकूफ़ी करे मुझे छोड़ने की, तो मैं इसे एक दिन देख लूँगा। वो चार्जशीट में है वो चीज़, उसका बहुत सारे डिटेल्स किताब के अंदर भी है। तो मतलब कि आप उसके मर जाने के बाद चार्जशीट में दिखा रहे, देखिए उसका मोटिवेशन तब से था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? व्हाट डिड यू डू? व्हाई डिड यू लेट हिम गो देन? मैं ये नहीं कहूँगा कि you could have just stopped him, but I'm saying there had been lapses like that. The RAW of Tamil Nadu had reported it time and again that the threat perceptibility of Rajiv Gandhi in Tamil Nadu will be more when he is not in power. And he was there, he was touring without SPG. SPG of course officially हटाया गया था because he did not enjoy that status anymore. But I am saying that there had been such 4 बजे फ़ोन आया ना इंडियन हाई कमीशन में, इज राजीव गांधी अलाइव? उसको लेके भी तो कोई फॉलोअप तो नहीं हुआ ना। 4 बजे फ़ोन आया, रात को 10:20 पे मारा, 6 घंटा 6 hours 20 minutes गैप था बीच में ना, उसका कोई फॉलोअप हुआ था? नहीं फॉलोअप हुआ था। वो पता कैसे चला था? लॉस एंजलिस से एक श्रीलंकन रेबल्स का मैगजीन में उसका जिक्र हुआ था, वहाँ से पता चला कि 4 बजे। फिर जब पूछा, बोला हाँ एक फ़ोन आया था ऐसा,
इज राजीव गांधी अलाइव, जिससे शुरू होता है ये शो. इज इट नॉट अ फेलियर? इट्स अ बिग फेलियर. That is why I said at the beginning that probably so many lapses and failures charge the SIT so much कि हम भी फिर छोड़ेंगे नहीं. तो इसलिए कितना कुछ हुआ होगा for them to feel totally let down, discouraged. The climax was such an anti-climax. Horrible. But वो लोग हार मानने को तैयार नहीं थे. अमित वर्मा तो बाद में कंटिन्यू किया एज एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी इन जैन कमीशन ऑल्सो लुकिंग इनटू द लार्जर कॉन्स्पिरेसी. सो दे फॉट देयर ओन बैटल एंड दे सॉ टू इट दैट जिंदा या मुर्दा सेवरासन विल बी ब्रॉट टू अ लॉजिकल एंड एंड दे अचीव्ड इट. आपकी किताब में जितना है उससे सीरीज में कुछ अलग है या वही है? नहीं, सब कुछ वही है, बट ओनली थिंग इज बुक हैज गॉट अ लॉट ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड ऑल आल्सो, मोर इंसिडेंट्स विद मोर डिटेल्स. वो पूरा करने जाएंगे. कुछ ऐसा है जो उसमें क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे कुछ अलग दिखा दिया गया उस सीरीज में? द ओनली पार्ट आई वुड से क्रिएटिव लिबर्टी पे किया गया होगा जो मेरे किताब में नहीं है इज सर्टन पार्ट्स ऑफ सेवरासन इंटरेक्टिंग विथ हिज टीम, डिसाइडिंग, टेकिंग एक्शंस. एंड दैट्स व्हाई आई सेड दैट हम लोगों ने सेवरासन को कभी देखा नहीं था, किसी ने भी नहीं देखा है, पर नागेश कोकुंडा ने दिखा दिया, बहुत अच्छी तरह दिखाया, वेरी कन्विंसिंग. अब ऑडियंस को तो लगेगा, बट मैं कह रहा हूँ, मैं तो इंटरनल स्टोरी दे रहा हूँ कि फॉर एवरीबडी. आई स्पोक टू सम ऑफ द SIT मेंबर्स आफ्टर द शो एंड आई थिंक एवरीबडी लव्ड इट. हरि बाबू के कैमरे की जो तस्वीरें थी जी, वो सारी सोशल मीडिया पे है? आई थिंक सो. मतलब कि जब मेरा बुक निकला था तो प्रमोशन में उसमें 10 पिक्चर थे उसमें कुल. एक था ब्लास्ट का विच वॉज लाइक एन ऑरेंज बैकड्रॉप, जस्ट द फ्लेम, राइट, फ्लैश. और मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स वर वेरी बैडली टेकन पिक्चर्स, सॉरी टू से, मोस्ट इररिलेवेंट. वो ऐसे खींच रहा था सब कुछ. उसको बोला गया था अरे उधर शुभा नलनिया, उनका भी एक खींच लेना. उसको तो नहीं मालूम कि ये फोटोग्राफ्स का माने कुछ और निकाला जाएगा कि वेदर नलिनी एंड शुभा वर वॉचिंग थिंग्स एट द राइट प्लेस फ्रॉम द राइट vantage point. He was taking all those pictures. He was taking a picture of singer Shankar speaking to some Tamil politician, all that वो ले रहा था. But he was not a well-groomed, trained news photographer, cameraman. So when Rajiv Gandhi came, और जो होता है उस वक्त वहाँ भीड़ में, he could not handle the situation. राजीव गांधी जी को जिंदा बचाया जा सकता था? राजीव गांधी को क्या बचाया जा सकता था? राजीव गांधी हत्याकांड. फिर तो दुनिया का कोई भी असैसिनेशन नहीं होता ना. अगर देखा जाए कहीं ना कोई तो चूक, लैप्सेस, कोई किसी से ज़्यादा स्मार्ट, ऐसा तो होगा ही होगा. अदरवाइज कोई असैसिनेशन ही दुनिया में नहीं होगा. भूल चूक हर तरफ से होता है. समटाइम द विलन इज स्मार्टर, देन यू हैव टू सी नो हाउ डू डील विद द विलन, मे बी इन एन आफ्टरमाथ. लेकिन बचाया जा सकता था, मैं ना भी नहीं बोल सकता. राजीव गांधी जी की हत्या से पहले किस्मत ने बहुत सारे संकेत दिए थे, वो बच सकते थे. प्लेन खराब हो गया जैसा आपने बताया, वहां पर भी वो महिला नहीं आ रही थी, चली आई. लेकिन एक किस्मत कनेक्शन इसमें और आता है जो हमने सुना, कितना सच वो आप बता दीजिएगा, कि राजीव जी के बर्थडे के दिन ही ये सारे लोग मारे गए थे. एब्सोल्युटली ट्रू. क्योंकि ट्रैकिंग टीम जो है वो 18 तारीख को गोरानकुंटे में अपना ऑपरेशन शुरू कर रहे थे, और ऑपरेशन जो 1-2 घंटे में हो जाना चाहिए था उसको 36 घंटे लग गए थे. एंड बाय देन इट वाज 20th of August, which is his birthday. So it is true that the mastermind of Rajiv Gandhi's assassination, उसको जब पूरा कॉर्नर हो गया, वो घेरे गए सब सिक्योरिटी एजेंसीज से, उसको खुद को मारना पड़ा, सुसाइड किया राजीव गांधी के. हो सकता है इसे डिवाइन जस्टिस कहे इसको. उसने खुद को गोली मारा उसी दिन जिस दिन राजीव गांधी का जन्मदिन था. इट्स अ फैक्ट. इस किताब को लिखते वक्त कहीं ऐसा था कि आप फ्रस्ट्रेट हुए, गुस्सा आया? नहीं, या कोई मूवमेंट जहां बहुत इमोशनल हो गए? था जब मैं इंडिया टुडे में था, तब जब बार बार हर चीज़ पता चल रहा था कि एक्चुअली आपने जो सवाल किया, ये सवाल मेरे को शेखर गुप्ता ने भी पूछा था एक दिन. ही वॉज माई सीनियर, और फॉर्चुनेटली फॉर मी कि जैसा ही मेरा एक ब्रेकिंग स्टोरी हुआ उसके बाद थ्रू आउट मैंने कवर किया. शेखर ने बोला था ही वॉज बिजी विद अदर थिंग्स, सो आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी. तो उसने एक दिन मेरे को पूछा, बिकॉज ही वॉज ऑल्सो एडिटिंग द हिंदी वर्जन, कि तेरे को गुस्सा नहीं आता ये सब देखते हुए? मैं बोला हाँ आता है, क्या करूँ? ही सेज व्हाट काइंड ऑफ फेलियर्स आर दिस? आई सेड या. एज अ जर्नलिस्ट जब आप ये रिपोर्ट करने गए वहाँ पे, आपका वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपने देखी?
कभी आपको थ्रेट मिला कवर करते वक्त? हाँ, मुरुगन कोर्ट के अंदर खड़े होकर मेरे को थ्रेट किया था कि आप फ़र्क करना सीखो, कौन क्रांतिकारी है और कौन टेररिस्ट है, नहीं तो यू विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेस। मुरुगन एलटीटी, हाँ, मुरुगन एंटिटी, वन ऑफ द टॉप मेंबर्स, जिसने ये बॉम्ब बनाया पूरा, नलिनी का हस्बैंड। तो फिर रघुत्तम ने उसको बहुत डांटा वहाँ कोर्ट के अंदर। तो रघुत्तम ने मेरे को, तुमको पूरा समझ आया क्या बोला? आई हैव स्टडीड फ्रॉम मद्रास सो आई कुड फॉलो तमिल। बोला मैं लास्ट लाइन सुनाई नहीं दिया, वो क्या बोला कॉन्सिक्वेंसेस वाला पार्ट, आई डिडंट नो व्हाट इज दैट इन तमिल। ही सेज ही वाज थ्रेटनिंग यू। अरे नहीं, क्या थे, वो अपना काम कर रहा है। बोला नो, ही सेड यू मे हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। फिर होता था वो, इट्स ऑल देयर इन द प्रेफेस ऑफ माई बुक। अब बाद में कभी समय मिले देखना, दरवाजे कहीं से स्लिप आ जाता था, गो बैक टू दिल्ली, कार से स्ट्रीट, जैसे आई लैंड इन मद्रास एयरपोर्ट, इंडिया टुडे का गाड़ी विल पिक मी अप, सम पीपल विल डिलिबरेटली फॉलो मी, टेल मी इन अ स्कूटर, ये सब होता था। कभी डर लगा? एक बार डर लगा था, मुझे लगा था कि मैं कहीं बैठ के खाना खा रहा था और कुछ लोग जो मेरे आसपास बैठे हुए थे, और उस वक्त रेस्टोरेंट मोरलेस खाली हो गया था, तो ये लोग शायद मेरे लिए बैठे हैं। थोड़ा सा मुझे डर ज़रूर लगा था, बस वो एक मोमेंट था। फॉर सम टाइम इट वॉज अ चिलिंग मोमेंट, बाकी कभी नहीं। नॉर्मली माई एक्सपीरियंस इन लाइफ इज पीपल डोंट टच जर्नलिस्ट्स, रेयरली। कोई मोमेंट जिसके लिए आपने खुद को ऐसे किया हो? After the first breaking story, I will not take his name. He is one of India's most decorated, respected journalists. He's a star journalist. He wrote in his column कि I have indulged in YOLO journalism. And Arun Puri called me and he said that कुछ बात हुआ तो he said, do you think he's jealous of you? I said, maybe. He said, अच्छा? He asked Shekhar to look into the matter. Shekhar said, don't look into that crap. Anuru's story is absolutely correct. I have checked with my sources in CBI. कार्तिकेयन को पूछा गया क्या है ये सब, कुछ लोगों के नाम लिया गया, द सेलिब्रिटीज ऑफ तमिलनाडु। कार्तिकेयन सेड इट्स अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन ऑफ दिस रिपोर्टर, आई डोंट नो। उसके बाद वही लोग अरेस्ट हुए। लोगों ने फिर जाके पूछा व्हाट डू यू हैव टू से नाउ, फिगमेंट ऑफ इमेज। वो एक मोमेंट था जब मेरे को लगा था कि जो लोग इतना बोल रहे थे, ऐसे जाके जाफना में बैठ के सब कुछ लिखा, बड़ा चढ़ा के लिख रहा है। एंड 11 महीने बाद जब चार्जशीट हुआ तो मेरा पहला ब्रेकिंग स्टोरी या चार्जशीट में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। आई एम सॉरी, आई डोंट नो टू ब्रैग अबाउट इट, बट दोज मोमेंट्स वर सैटिस्फाइंग, दैट मच आई शुड से। येलो जर्नलिज्म मतलब बढ़ा चढ़ा कर पेश करना, ये आप पर आरोप और लगा था। ऐसे इंसान से आया था ना, तकलीफ तो हुआ था, गुस्सा भी बहुत हुआ था। टीवी एंकर है या? तब तो टीवी कहाँ इतना था ही नहीं, अभी वो टीवी एंकर है। नहीं, मैं अकेला उनके 22 रिपोर्टर्स को बीट कर रहा था, तो इनसे उनको प्रॉब्लम था थोड़ा। I was very fortunate, I must admit. I knew a lot of SIT members very closely, and the support India Today gave me was incredible. Madras became my second home, so it was my good luck. इस पूरी कहानी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा आपका कौन सा था? I think the first story, which was titled as the inside story of Rajiv Gandhi's assassination, that from VP Singh to everybody started calling office and say, ये सब वाकई में हुआ था, she touched my feet. Arun Puri said, talk to the reporter, he will tell you himself. Those were moments I still cherish, but ये सब बात। कॉल आई थी वीपी सिंह की? हाँ, उन्होंने फोन अरुण पुरी को फ़ोन किया था, ये सब क्या पढ़ रहा हूँ मैं। आप इमेजिन करो उनको कैसा डर लगा होगा। Absolutely. फिर मैंने उनको बोला फ़ोन पे, सर एक्सप्लोसिव नहीं था उसके अंदर। तो these are good memories I have. और कितनी बार ऐसे ट्रायल्स हुए होंगे? कितने बार ऐसे ट्रायल्स हुए होंगे इस घटना की तरह, या और कौन कौन से बड़े लोग थे? ड्राई रन, आई थिंक एक ड्राई रन और एक कुछ हुआ था, बट वीपी सिंह ड्राई रन इज द मोस्ट वेल नोन ड्राई रन। इसमें जो लोग शामिल थे सर सत्याकांड में, उनका क्या क्या हुआ आज? उनमें से लोग कहाँ कहाँ हैं? उनमें से देखिए, जिन लोगों को लास्ट में 8 लोगों को लाइफ क्या बोलते हैं डेथ सेंटेंस कंफर्म, इट वाज अपील्ड बाय सुप्रीम कोर्ट आल्सो। तो उन्होंने क्लेमेंसी पिटिशन फाइल किया प्रेसिडेंट के सामने, गवर्नर के सामने। तो वो सब सरकार बदलती गई, पॉलिटिकल डिसीजंस बदलते गए, तो कोई डिसीजन नहीं ले रहा था। तो फाइनली इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई 11 साल हो गया है, हम लोग वही कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं कि डेथ सेंटेंस है या लाइफ टर्म है,
ये लाइफ टर्म 14 साल वाला नहीं था, जब तक आप जिएंगे तब तक आप जेल में रहेंगे, इन द ट्रू सेंस ऑफ लाइफ टर्म। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ दैट स्पेशल पावर। उन्होंने बोला ठीक है, अगर 11 साल से कोई भी गवर्नमेंट चाहे स्टेट पे हो, कोई प्रेसिडेंट डिसीजन नहीं लिया इनके बारे में, तो 31 years they have spent their life in jail, they are all very young, and but legally speaking they were not acquitted, they are a convict, but उनको जेल से रिहा कर दिया गया। यू डोंट हैव टू स्टे इन द जेल एनी मोर आफ्टर स्पेंडिंग 31 years। प्रियंका गांधी ने शायद मुलाकात की थी जी, नलिनी से जाके बोला था कि आई हैव जस्ट कम टू कन्वे दैट लेट्स फॉरगेट एंड फॉरगिव नहीं, फॉरगिव इज द बेस्ट प्रोबब्ली। क्यों मुलाकात? आप क्योंकि इस पूरी घटना को आपने कवर किया, आप प्रियंका गांधी की नलिनी से मुलाकात, उनके पिता के कातिल से ये मुलाकात। चीज़ जब हुआ ना, आई वॉज टोटली आउट ऑफ एक्टिव जर्नलिज्म, so I can only speak from my understanding of वही समझना चाह रहा हूँ। these must be political moves, you know, to me, पॉलिटिकल मूव्स एज in the sense that आप जब इस किस्म के डिसीजन लेते हैं या स्टेटमेंट देते हैं, समटाइम यू ट्राई एंड स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स। हो सकता है आपका ये आगे कोई किसी चीज़ में काम आए, यू नो, हाउ योर स्टेटमेंट इज परसीव्ड। ये मेरे समझ नॉट ऑन में द पर्सनल पार्ट की, वो भी हो सकता क्योंकि बहुत चर्चा चली थी कि अपने पिता के कातिल को माफ कर देना, मुलाकात करने जाना। That's also a possibility, of course a possibility. मैं I mean कंफर्मली तो नहीं कह सकता, it's definitely a possibility। क्योंकि राजीव गांधी एक इंसान थे जो बिल्कुल वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे, और वो बहुत ही फॉरगिविंग काइंड ऑफ अ पर्सन थे, एक्सट्रीमली एडजस्टिंग पर्सन थे, बहुत एकोमोडेटिंग पर्सन थे। ये मैं पर्सनल लेवल से कह सकता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। His political decision can be debated, but as a human being, I think his assassination affected a lot of people. मौजूदा दौर में जब राहुल गांधी को देखते हो और उनके पिता को, जिनको आपने उस टाइम काफ़ी कवर किया होगा, बाद में उनकी डेथ के बाद आपने पूरी किताब लिखी, तो उनको पढ़ने का बहुत मौका मिला होगा आपको, उनके बारे में बात करने का, दोनों की तुलना कैसे करते हो आप? उसका इस शो के साथ मैं कैसे जोड़ सकता ऐसे एक जर्नलिस्ट के तौर पर मैं जानना चाहता हूँ। हूँ? दोनों टाइम बहुत अलग है। मतलब कि राजीव गांधी का जो टाइम था, कांग्रेस पार्टी का जो स्टेटस था, उनका जो हिस्ट्री था, और राहुल गांधी जब पॉलिटिकली ग्रो कर रहे हैं, उनकी पार्टी का जो सिचुएशन 2003 में जब वो भी आए तो स्ट्रांग पोजीशन में थे, 10 साल सरकार उनकी स्ट्रांग पोजीशन में थे, बट देन मदर वाज रनिंग द पार्टी ना। सो इसलिए राजीव और राहुल गांधी में मुझे पता नहीं कितना, क्योंकि राजीव गांधी ने पॉलिटिक्स में कोई बहुत ज़्यादा तो कुछ दिखाया नहीं। ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेट वे, राइट, ओके, एंड then suddenly, you know, and he lost an election, and then he was probably going to come back, and he was killed. So we have not seen him as a politician much, you know. We have seen he's someone. देश का माहौल कैसा था उस टाइम जब ये घटना हुई? आप कौन सी घटना की बात कर रहे मैं राजीव जी की हत्या की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत किस्से सुने हैं कि सब शांत हो गए थे। सोनिया गांधी जी के बारे में बड़ी किस्से आते हैं, बहुत लंबे समय तक वो केवल जल पर थी। उस टाइम का थोड़ा सा मुझे बताओ, क्योंकि मैं तो उस टाइम पैदा नहीं हुआ था। जितना मैंने सुना था कि उनका सेक्रेटरी जो था वी जॉर्ज, वो बात नहीं कर पा रहा था। उसको फ़ोन आ गया था ऑलरेडी, और वो बात नहीं कर पा रहा था सोनिया गांधी से। और सोनिया गांधी उसको बार बार पूछ रहे थे कि क्या फ़ोन में क्या बोला, और ही हैड ऑलरेडी शेयर्ड इट विथ प्रियंका गांधी। So both of them were trying to break this news before Sonia Gandhi. Apparently that was an extremely touching moment कि हम कैसे बात करें. So when I think it is very nicely shown just in one cut in the show कि George Sonia Gandhi से बात करना चाहते हैं, and through the door we see Sonia Gandhi is inside. But apparently, and then of course we cut to something else, but I think inside the room, she almost probably lost her, she was absolutely uncontrollable. जब जॉर्ज ने जाके बोला कि this is the phone I have got. And it was, of course, she was in a huge shock. इंटेलिजेंस के कॉन्टेक्स्ट में लास्ट क्वेश्चन सर, जो घटना उस टाइम हुई, उसके बाद क्या बदला? या कई बार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री भी आउट ऑफ बॉक्स आते हैं लोगों से मिलने, कई बार हमने देखा है।
कितना इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि हम लोग कई बार इंटेलिजेंस में जो लोग आसपास होते हैं उनको ब्लेम करते हैं कि बहुत रूड होते हैं, वो आपको ऐसे धक्का मार देंगे, हटा एसपीजी हटा देगी, भटकने नहीं देगी, आप कितने बड़े इंसान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें। अभी भी खतरा होता है अगर आप एसपीजी की बातों को ना माने? खतरा तो होता ही है। ओनली थिंग इज अभी हमारा सिक्योरिटी जो है पहले से स्ट्रॉन्ग ज़रूर हुआ है। आई मीन इट इज़ स्मार्टर। पहले तो सिर्फ लोगों को आप कुछ प्लेन क्लोथ्स में वो भी देख के पता चल जाता था, छोटे छोटे बाल, पुलिस वाले शू पहनना भूलेंगे, वो वही वाला शू पहन के आएंगे, शायद ट्राउज़र चेंज कर लिया बाकी यूनिफॉर्म में। अभी ऐसा नहीं होता। फ्रॉम ड्रोन से लेके आज एक कुंभ मेला में फेस आइडेंटिफिकेशन हो रहा है एक साथ 50,000 लोगों का। तो आई एम सेइंग टेक्नोलॉजी अब इतना सारा कुछ आ गया, इट्स मच मोर फुल प्रूफ। बट येस, आई थिंक इफ एनीबडी इज ट्राइंग टू कम क्लोज, जहाँ कोई अगर संदेह की बात है, सस्पिशन है, तो आई थिंक दे हैव गॉट एवरी राइट टू रिमूव पीपल। लेकिन स्कैनिंग बहुत ज़्यादा होता है, स्क्रूटिनी बहुत ज़्यादा होता है। इस बुक के बाद क्या सर? सॉरी, इस बुक के बाद क्या? हाँ इस बुक के बाद मेरे ख्याल सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट्स ए बायोग्राफी ऑफ अ वेरी सीनियर पुलिस ऑफिसर। इससे ज़्यादा बोलने का परमिशन अभी मेरे पास है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा लगेगा वो किताब। कितने समय में फिर मिलोगे फिर आप मुझे? कैमरे जब ये ऑफ हो जाएगा तब बताऊंगा क्या है। मैं कह रहा हूँ कितने समय में मिलोगे मुझे फिर आप? अच्छा नहीं, ये शायद दशहरा में रिलीज हो रहा है। ओके, माय नेक्स्ट बुक, आई हैव गॉट सम मोर बुक्स लाइंड अप, बट दिस बुक विल फिर। चलिए, बेस्ट विशेस आपको सर। आई होप Thank कि you so much. जितना It's लोगों such a ने pleasure. सीरीज को पसंद किया, जितना आपकी किताब को पसंद किया लोगों ने, उतना ही इस एपिसोड को भी लोग पसंद करेंगे। मुझे बहुत पसंद आया, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये मैं बार बार मैं समीर नायर को भी बोल रहा था कि मेरे लिए उसको जब देखना है तो मेरे को हमेशा गलतियाँ ही नज़र आएगा ना। बट आई वॉज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन इट, एंड आई थिंक आई कीप सेइंग इट, आई थिंक नागेश हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब एज अ डायरेक्टर। जिसको कुछ नहीं मालूम था, वो जो उसको पिक्चराइज किया है, दैट इज समथिंग वंडरफुल। आई वुड रियली वांट पीपल टू सी द शो, टू सी दैट, यू नो। आई मीन आप किताब ने पढ़ा, ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज़ है, बट आंखों के सामने देखना, और इट्स अ रिवलेशन ऑफ अ न्यू सेट ऑफ विलन एंड अ न्यू सेट ऑफ पुलिस ऑफिशियल्स वेयर एवरीबडी लुक्स लाइक यू एंड मी। अब फ़र्क नहीं ज़्यादा कर पाएंगे, बट यू नो हाउ दे फाइट विथ ईच अदर एंड द केस इज क्रैक्ड इज, आई थिंक, समथिंग एब्सोल्युटली। आई होप दे डू अ सीजन 2। इसीलिए मैंने पूछा था कि इस बुक के बाद क्या। इस बुक के वो किताब तो कभी आएगा, बट आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, जो इसका पार्ट 2 होगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू। सेम हियर, थैंक यू।